नमस्कार। तो अभी हम राजस्थान ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, लेक्चर 2 में राजस्थान की एवं स्थिति एवं विस्तार देख लिया, उसके ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन भी देख लिया। लेक्चर नंबर 3 में हमने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन देख लिया। लेक्चर नंबर 3 काफ़ी बड़ा था, करीब करीब 4 घंटे का था, तो उसका जो जो डिस्कशन वीडियो वो जल्द अपलोड कर देंगे, तो एप्लीकेशन पे आपको वहाँ दिख जाएगी। अब लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, नाम सुना ही होगा अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो मेनली राजस्थान की नदियों के बारे में बात करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो नदियाँ जो है वो प्राचीन समय से, पुरातन समय से ही कोई भी सभ्यता जो पनपी है वो नदियों के किनारे ही पनपी है। उसके कारण क्या रहे? कारण ये रहे कि नदियों के किनारे की जो ज़मीन होती है वहाँ उपजाऊ ज़मीन होती है, तो वहाँ पे अच्छी खेती हो जाती है। अच्छी खेती यानी वहाँ पे खाने का पैदावार हो जाएगी। उसके अलावा दूसरा फैक्टर वहाँ पे ये है कि नदी के किनारे पानी मिल जाता है और परिवहन की सुविधा भी हो जाती है। तो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं पनपी हैं वो नदियों के किनारे पनपी हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वो सिंधु नदी के किनारे पनपी है। उसके अलावा आपने सुना होगा मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी के किनारे, और उधर की साइड में चीनी सभ्यता भी पीली नदी के किनारे, येलो रिवर और यांगटीसी रिवर के किनारे वहाँ पे पनपी थी। तो ज़्यादातर नदियाँ प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रही हैं। विश्व की अधिकांश सभ्यताएं, मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जल की उपलब्धता एवं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भूमि का अधिक उपजाऊ होना। अब हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान में प्राचीन समय में एक नदी थी, सरस्वती नदी, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ऋग्वेद और उत्तर वेद, जब हम वैदिक समय पढ़ते हैं तो उसमें दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक। तो ऋग्वेद जो है उसमें सबसे ज्यादा जिस नदी का उल्लेख किया गया है वो सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में सरस्वती नदी आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो माना जाता है कि प्राचीन समय पे वो सरस्वती नदी जो थी वो अपने राजस्थान के क्षेत्र से होकर गुजरती थी। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर वाले क्षेत्र से होकर के गुजरती थी। तो ये ऐसा माना जाता है। उसके क्या है, कुछ एविडेंस टाइप में मिलते हैं। माना यह भी जाता है कि आज के समय पे जो घग्गर नदी है वो कहीं ना कहीं सरस्वती नदी का ही भाग थी प्राचीन समय पे। और जो जैसलमेर में लाठी सीरीज निकलती है तो वह अनुमान ये भी लगाया जाता है कि भूगर्भिक क्रियाओं के कारण सरस्वती नदी जो है वो अंदर चली गई है, अंदर दब गई है और अंदर अंदर से वो बह रही है। तो ये अनुमान है, इनमें कोई भी ऐसा साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं इनके साथ में, लेकिन सच्चाई 100% सच्चाई नहीं बोल सकते। फिर भी माना यही जाता है कि सरस्वती नदी राजस्थान से होकर गुजरती थी। अच्छा, सरस्वती नदी की बात चली है तो एक फैक्ट और आपको बता देता हूँ। सरस्वती नदी को अध्ययन की देवी कहा जाता है। अध्ययन की देवी इसलिए माना जाता होगा क्योंकि प्राचीन समय पे जितने भी ऋषि मुनि रहे होंगे, जो कि अपने पाकिस्तान वाले क्षेत्र और राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ पे प्राचीन समय पे अधिक उपजाऊ मैदान रहा होगा, तो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की होगी और अपने जितने भी ग्रंथ लिखे होंगे, वेद ग्रंथ वगैरह, तो वो नदी के किनारे, सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो है वो सरस्वती नदी है। तो अभी भी आप देखते होंगे कि नदियों के किनारे और पहाड़ों पर ही ऋषि मुनि रहते हैं, संत आज के समय पे रहते हैं। बाकी जो शहरों में रह के वो ढोंग पानी करते हैं वो अलग है, लेकिन मोस्टली जो अच्छे अच्छे संत होते हैं वो अपने नदियों के किनारे या पहाड़ों पर बहुत दूर रहते हैं। तो प्राचीन समय पे जब वेद वगैरह लिखे गए होंगे तो वो नदियों के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे जैसे लिखे गए होंगे। तो सरस्वती को विद्या की देवी इसलिए माना गया है। ओके, तो बाकी आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं। सरस्वती माता का रिलेशन किसी धर्म से नहीं है, वो सबके लिए पूजनीय है। ओके, उस बात को छोड़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। तो अब जब हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला। जब राजस्थान है, ये राजस्थान के बीचों बीच में से यहाँ से अरावली पर्वतमाला निकल रही है। ये अरावली पर्वतमाला जो है, ये अरावली पर्वतमाला ये जल विभाजक का कार्य करती है। इधर की साइड में अगर कोई पानी की बूंद गिरती है तो अरब सागर में अपना पानी ले जाता है, और इधर की साइड में जो है वो बंगाल की खाड़ी में। तो अरावली पर्वतमाला भारतीय महान जल विभाजक रेखा में शामिल है। और राजस्थान के लिए, अगर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अगर कोई भी बूंद गिरती है तो वो अरब सागर में पानी जाएगा, और अरावली पर्वतमाला के पूरब में अगर गिरती है तो वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। अगर नदियां जो हम पढ़ रहे हैं इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी हम पढ़ते हैं, लूनी नदी, चंबल नदी और बनास नदी, इन तीनों नदी पर ही अधिक जोर देना होता है। बाकी नदियां इनके अंतर्गत ही शामिल हो जाती हैं। तो राजस्थान में जो नदियां हैं उन्हें हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं।
पहली जो है वो अरब सागर की तरफ जाने वाली, दूसरी है बंगाल खाड़ी की तरफ जाने वाली, और तीसरी ऐसी नदियां भी हैं जो अपना पानी ना अरब सागर पहुंचा पाती है ना बंगाल की खाड़ी पहुंचा पाती है। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है या उनका पानी जो है वहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कांतली नदी है, घग्गर नदी जो हिमाचल प्रदेश से आती है और इधर की साइड में आने के बाद में हनुमानगढ़ में टिब्बी से प्रवेश करती हुई आगे अपना पानी जो है उसका मरुस्थल में विहीन हो जाती है, उसी के अंदर मिल जाती है। ओके, तो तीन प्रकार की नदियां हैं। आंतरिक प्रवाह वाली, आंतरिक प्रवाह वाली का क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि 60.5%। ठीक है, 60.5% इसलिए क्योंकि आंतरिक प्रवाह वाली जो भी नदियां होती हैं ये बरसात के मौसम में निकलती हैं। जब बारिश होती है तब छोटी छोटी पहाड़ियों से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, 20, 30, 40 किलोमीटर चलने के बाद में वो विलुप्त हो जाती हैं। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों की प्रतिशत मात्रा अधिक है। ठीक है, लेकिन पानी अधिक नहीं लेके जाने वाली है, वो उनके अंदर जल की मात्रा, जल भराव क्षमता है वो अधिक नहीं है, उनकी दूरी छोटी सी है और समय काल भी उनका छोटा सा है। ओके, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी वाले का जो क्षेत्रफल है करीब करीब 20% क्षेत्रफल जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाने वाली नदियां हैं, और अरब सागरीय अववाह तंत्र जो है वो 19.5%। ठीक है, तो ये लमसम आप याद कर लेना, 60% जो है वो आंतरिक प्रवाह वाली है, बंगाल वाली भी 20% है और अरब सागर वाली 20% है। ओके, तो ये आप याद रख लेना। तो तीन तरीके की यहाँ पे राजस्थान की नदियां हमें पढ़नी है। यहाँ पे मैंने मैप जो बनाया हुआ है उसमें आप देख लीजिए, ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व साइड में ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इधर की जो नदियां हैं वो अपना पानी जो है वो बंगाल खाड़ी में ले जाएंगी। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये आप जो देख रहे हैं ग्रीन वाला इलाका, इस साइड वाली जो नदियां हैं वो अपना पानी जो लेके जाएंगी अरब सागर में लेके जाएंगी। और मोस्टली जो अपने मरुस्थल वाला क्षेत्र है यहाँ की जो नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, ज्यादातर आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। नाम देख लीजिए, घग्गर नदी, कांतली नदी, सावी नदी, मेंथर नदी, ये ज्यादातर आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। आंतरिक प्रवाह वाली नदियों में एक फैक्टर और आता है, यहाँ पे अजमेर, नागौर और जयपुर के बीच में यहाँ पे सांवर झील है। तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी सांवर झील में छोड़ देती हैं और सांवर झील में जाकर विलुप्त हो जाती हैं, तो वो भी आंतरिक प्रवाह में हम शामिल करेंगे। उसके बाद में जब हम अरब सागर वाली नदियों को पढ़ते हैं तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी निकल के आती है वो नदी होती है लूनी नदी। अजमेर से निकलती है इस तरीके से और 6 जिलों से बहते हुए गुजरात में कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में चल जाती है, तो इस साइड में निकल जाती है अरब सागर की तरफ में। ओके, उसके बाद में एक नदी हम पढ़ते हैं पश्चिम बनास, एक पढ़ते हैं साबरमती और एक इंपॉर्टेंट नदी पढ़ते हैं माही। तो तीन नदियां जो हैं इधर की साइड में नदी तंत्र के रूप में हम देखते हैं। अच्छा, दो शब्द हैं, एक बार मैं यहाँ पे आपके लिए रिमाइंड करा देता हूँ। एक शब्द है नदी तंत्र और एक शब्द है नदी बेसिन। ओके, नदी तंत्र और नदी बेसिन। मान लीजिए कि कोई नदी है, ये यमुना गंगा नदी है, गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी आ रही है वो यमुना नदी आ रही है। ओके, अब यमुना नदी की सहायक नदी आ रही है चंबल नदी, और चंबल नदी की सहायक नदी आ रही है बनास नदी। ओके, तो बनास नदी की भी सहायक नदियां हैं। इस तरीके से ये नदियों का तंत्र बन जाता है, ये जाल जैसा बन जाता है, ये अपना नदियों का नेटवर्क बन जाता है। ओके, इसको बोला जाता है नदी का तंत्र। नदी का तंत्र, नदियों का जब मिलकर के एक तंत्र या नेटवर्क बन जाता है, इसे नदी तंत्र बोला जाता है। तो अब हम जब पढ़ेंगे, जैसे अरब सागर ये वाले क्षेत्र की पढ़ेंगे तो 4 नदी तंत्रों पे ध्यान देंगे। पहला लूनी सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा माही वो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ये अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में। उसके बाद में बनास पे पश्चिमी बनास तंत्र और उसके अलावा साबरमती। तो ये 4 होते हैं जब हम अपना अरब सागर वाले क्षेत्र में पढ़ते हैं। और अगर हम बंगाल की खाड़ी की साइड वाली नदियों को पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक निकल के आती है चंबल नदी। अब चंबल की सहायक नदी है बनास, लेकिन बनास भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तंत्र बनाती है क्योंकि बनास की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो चंबल को अलग से, बनास को अलग से। उसके अलावा बाणगंगा, गंभीर, ये नदियां जो हैं हम बंगाल की खाड़ी साइड में जो ले जाने हैं उनको पढ़ते हैं। तो ये तो शब्द होता है नदी का तंत्र, जब एक के बाद में दूसरी सहायक, दूसरी में तीसरी सहायक, ये मिलके नदियों का जब नेटवर्क बन जाता है तो उसे नदी तंत्र बोलते हैं। और दूसरा शब्द जो मैंने बताया नदी बेसिन, इन नदियों के कारण जो ये मैदान बनाया जा रहा है पूरा का पूरा, इसे बोला जाता है नदी बेसिन। और किस नदी बेसिन के नाम से जाना जाएगा? जो सबसे बड़ी नदी है ना उसके नाम से। तो जैसे बोलेंगे गंगा नदी बेसिन। ओके, तो नदी बेसिन इस तरीके से आप ये ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पश्चिम में ये प्रमुख नदियां, 3 नदियां देखेंगे, एक इसमें पश्चिम बनास भी शामिल करेंगे। और उसके बाद में हम जब बंगाल की खाड़ी साइड में देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी आएगी चंबल। चंबल नदी में दूसरी जो कमनौर की खाड़ियों से निकलने वाली है बनास नदी।
उसके अलावा बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो ये अपना जो है, और ये जाकर के मिल रही है यमुना नदी में। तो ये इस तरीके से अपना डिवीजन हो गया अपने नदियों का। अच्छा, कुछ फैक्ट यहाँ पे हैं जो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार। देखो, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। देश की 5.5% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, किंतु देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही राजस्थान में उपलब्ध है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में पहले नंबर पे आता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान 8वें नंबर पे आता है। ओके, और अगर हम बात करें कि कुल उपलब्ध कितना जल है, देश की प्रतिशत जनसंख्या कितनी रह रही है राजस्थान में, 5.5% जनसंख्या रह रही है। ओके, बाकी आपको 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या पता होगा, 6.86 करोड़ है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या रह रही है? 5.5% जनसंख्या रह रही है। और 1% जल, सिर्फ और 1% जल जो है वो राजस्थान में उपलब्ध है। तो यानी जल की शॉर्टेज है। ओके, तो इसलिए अभी जल स्वावलंबन योजना, और राजस्थान जो है वो अपना मेनली जल की शॉर्टेज होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की साइड में वहाँ पे बारिश का कम होना और नदियाँ वहाँ पे कम है, तो उस साइड में वो पानी की बिल्कुल शॉर्टेज है। ओके, राज्य में सबसे अधिक सतही जल चंबल नदी में उपलब्ध है। ये कुछ फैक्ट हैं, ध्यान रखना है। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण क्षमता है वो बनास नदी की है, और सतही जल जो है वो चंबल नदी में। राज्य की नदियों का 13 जल ग्रहण क्षेत्र और वह 59 उप जल ग्रहण क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अरावली पर्वतमाला राज्य में जल विभाजक का कार्य करती है, ये मैंने आपको बता दिया बात। ओके, उसके बाद में राज्य की अधिकांश नदियां अरावली पर्वतमाला से निकल करके पश्चिम अथवा पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम भाग की नदियां अरब सागर की ओर जाने वाले ढलान पर बहती हुई या तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं या बहुत बड़ा पश्चिमी मरुस्थल है उसमें विलीन हो जाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां एक दूसरे से मिलती हुई अंततः यमुना नदी में चली जाती हैं। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में चंबल तथा उसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं, यानी कोटा संभाग वाला जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी भाग में, इनमें से अधिकांश नित्य प्रवाही हैं। यह ध्यान रखना है, पश्चिमी राजस्थान की जो नदियां हैं, लूनी और उसकी सहायक नदी हैं, ये सब जो है वो बारहमासी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बरसाती नदियां हैं। बाकी अपने इधर की साइड में जब आते हैं, दक्षिण पूर्व पठार वाला क्षेत्र वाले चंबल और चंबल की सहायक नदियां, ये इनमें बारहमासी नदियां हैं, जो कि मोस्ट ऑफ दी नदियां हैं जो एमपी से निकल के आती हैं नीचे की साइड से। अब वो जो ढलान है इधर की साइड में ही है, तो वो निकल के आती हैं एमपी की साइड में, वहां पे जो मालवा का पठार है वहां से निकल के आती हैं। ओके, जबकि पश्चिम राजस्थान में लूनी एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी नित्य प्रवाही नदी नहीं है लूनी एवं उसकी सहायक नदियों में। चंबल, लूनी, बनास, माही, घग्गर, सोम, जाखम राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। राज्य की सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में बहती हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य की सर्वाधिक नदियां कौन से संभाग में बहती हैं? तो कोटा संभाग में। राजस्थान की अब्बा प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक प्रवाह वाली है। ठीक है, तो 60% मैंने बताया था, 20% के लिए आप अरब वाला मान सकते हो, 20% के लिए आप बंगाल खाड़ी वाला मान सकते हो, जिसका समस्त क्षेत्र लगभग अरावली के पश्चिम में स्थित है। प्रवाह के अनुसार राजस्थान में अब्बा प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग जो है वो अपना बंगाल की खाड़ी तक जाने वाली, दूसरा है अरब सागर में जाने वाली, और तीसरा है अंतः प्रवाही नदियां। ओके, तो अपने अब्बा तंत्र से रिलेटेड अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियां, और उसके बाद में जल से रिलेटेड ही अपना एक टॉपिक है झीलें, तालाब और बावड़ियां, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। झीलें, तालाब और बावड़ियां, ये अपना नया लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। कुछ फैक्ट्स हैं। विश्व की 4% सतही जल भारत में स्थित है। विश्व का जितना भी जल है उसका सतही जल यानी ऊपर की साइड में जो होता है नदियों में, तालाबों में, इस तरीके का सतही जल जो होता है, तो वो पूरे विश्व का 4% भारत में, जबकि विश्व की करीब करीब 17% जनसंख्या भारत में रह रही है। तो पहली बात तो भारत में भी कम है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो भारत का सिर्फ और सिर्फ 1% जो है वो राजस्थान में। तो अब देख लीजिए, पूरे भारत की जनसंख्या जो रह रही है वो 5.5% रह रही है, और सतही जल कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1% है। राजस्थान में सतही जल के अन्य स्रोत झीलें, तालाब, सागर, बांध और नदियां ये हैं। ओके, अब एक एक करके नदियों का यहाँ पे हम डायग्राम देख लेते हैं कि प्रमुख नदियां कौन सी हैं और उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं। फिर एक एक करके एक एक नदी को गूगल मैप
यूज करके एक एक मैं आपको बताऊंगा कहाँ से वो नदियाँ निकलती हैं और कहाँ तक जा रही हैं, वो आपको यहीं पे याद हो जाएंगी। ओके, देखो राजस्थान की नदियाँ तीन भागों में मैंने इसे बांट देता हूँ। अरब सागर की तरफ जाने वाली, बंगाल खाड़ी की, और आंतरिक प्रभाव वाली नदियाँ। अरब सागर में चार नदियां पढ़नी है आपको। लूनी नदी का तंत्र पढ़ना है, माही नदी का तंत्र पढ़ना है, साबरमती और पश्चिम बनास। नदी तंत्र में आपको बता चुका हूँ, नदियों का जो नेटवर्क बन जाता है उसे नदी तंत्र कहा जाता है, और उन नदियों के क्षेत्र में जो बेसिन बनता है, मैदान बनता है, उसे नदी बेसिन कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी, गंभीर नदी तंत्र और बाणगंगा नदी तंत्र, यही देखेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चंबल नदी तंत्र है, और उसके बाद में यहाँ पे बनास नदी तंत्र भी देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि बनास नदी की सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं। ओके, उसके बाद में घग्गर नदी, रूपनगढ़, कांतली, मेंथा, रूपारेल, काकने और सावी, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। तो लास्ट में आंतरिक प्रवाह वाली नदियों को हम देख लेंगे। शुरुआत हम करेंगे अरब सागर ये से, उसके बाद में बंगाल खाड़ी, फिर आंतरिक प्रवाह वाली। अगर बात करें संख्या में तो 60% के आसपास में आंतरिक प्रभाव वाली हैं, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली हैं 20% जो है वो इधर की साइड में। बाकी जल जो है वो ये ज़्यादा लेके नहीं जा रही है, लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो पश्चिम मरुस्थल साइड में बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, जो लंबी दूरी तक नहीं जाती हैं, 30-40 किलोमीटर तक बहती हैं। ओके, तो पहला जो अगर बात करेंगे हम अरब सागर में, तो लूनी नदी तंत्र लेंगे, उसके बाद में अपना माई नदी तंत्र लेंगे और साबरमती। अब इनकी सहायक नदियों के नाम देख लेते हैं। नाम थोड़े से अटपटे लगेंगे अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है पहले तो, लेकिन एक बार जब ये पूरा लूनी नदी तंत्र कर लेंगे तब आपको फैमिलियर लगने लगेंगे। बाकी एक लूनी नदी तंत्र ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको सब जगह गलत जानकारी मिलती है, क्योंकि मैंने खुद ने 3 या 4 किताबों में इसे अलग अलग पढ़ने की कोशिश की। तीनों और चारों किताबों में सहायक नदियों का जो लोकेशन है निकल के आ रही है वो सब कुछ गलत दिया हुआ था। फिर मैंने इंटरनेट का यूज किया, गूगल मैप की सहायता ली, फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप हो रही थी। बट मोस्टली मैंने आपके लिए ऑथेंटिक जो है यहाँ पे लेके आया हूँ, और गूगल मैप में ही मैंने डायग्राम बनाया ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सी नदी कहाँ से निकल के किस क्षेत्र में जा करके विलीन हो रही है। ओके, तो लूनी नदी की सहायक नदियों के नाम बोलता हूँ। जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, पांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, सुकड़ी सेकंड, जवाई और सागी। अभी नाम ही ऐसे हैं, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी, मीठड़ी। ठीक है, थोड़ी देर में आपको इन्हें मैं बता भी दूंगा, बट ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बांडी, उसके अलावा जैसे खारी, खारी नंबर 1, खारी नंबर 2, सुकड़ी, सुकड़ी नंबर 1, सुकड़ी 2। अब क्या है कि किताबों में कहीं ऊपर किसी और को लिख दिया जाता है, कहीं दूसरे को लिख दिया जाता है, बट मैंने यहाँ पे ऑथेंटिक्स लाने की कोशिश की है। ओके, माही नदी तंत्र। माही नदी में सोम, जाखम, अनास, एराब, चाप और मोरेन, इन नदियों को हम देखेंगे। साबरमती नदी तंत्र, बाकल, मानसी, हतमती, बैतरेई और सेई, इन नदियों को हम देखेंगे। और साबरमती का जो है मुख्यतः भाग जो है गुजरात में प्रवाहित होता है, राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा जाता है। बट ये बहुत सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिलकर के अपना साबरमती नदी का निर्माण करती हैं। तो बाकल, मानसी, हतमती, बैतरेई, सेई, ये अपनी साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। ओके, सहायक नदियाँ मतलब जो उसकी सहायता कर रही है पानी लाने के लिए, वो जब देख लेंगे थोड़ी देर में। चंबल नदी तंत्र में सिवना, मेज, ओराई, चाकण, बनास, सीप, छोटी काली सिंध, ब्राह्मणी, काली सिंध, आलनिया, पार्वती, ये सब नदियां हम अपने चंबल नदी तंत्र में देखेंगे। और गंभीर नदी तंत्र में भद्रावती, बड़खेड़ा, ऊटा, अमाजम और बेसावर, ये नदियां जो हैं अपनी गंभीर नदी तंत्र में देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, जब ये नदी इस तरीके से नीचे की साइड में जा रही है, मान लेते हैं यहाँ अरब सागर है और नदी यहाँ ऊपर से अपनी अरावली पर्वतमाला से आ रही है, तो नदी इस साइड में मुंह करके चल रही है, इस साइड में उसका पानी जा रहा है। तो नदी जिस साइड में जा रही है, तो नदी का ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? दाहिना। ओके, आप जिस साइड में मुंह करके जा रहे हो उसका इस साइड में ये दाहिना हुआ, इस साइड में बाइना हुआ। तो नदी यहाँ इधर नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हिस्सा कौन सा होगा? दायां। और इधर की साइड में कौन सा होगा? बायां। ओके, इससे ऊपर की साइड से आ रहा है तो ऐसे बोल भी सकते हैं कि उत्तर दिशा। बाकी मोस्टली आपको दाएं और बाएं के हिसाब से ही आपको बोलना पड़ेगा, दाहिनी साइड से कौन सी नदी आ रही है सहायक में, और बाईं साइड से कौन सी नदी आ रही है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अरब सागरीय अब्बा तंत्र, लूनी नदी तंत्र को देखेंगे। सबसे पहले ये लूनी की सहायक नदियां हैं, नाम दोबारा बोल रहा हूँ। जोजड़ी, लीलड़ी, गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सुकड़ी, सुकड़ी सेकंड, जवाई, सागी। ओके, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जवाई है। जवाई, जवाई सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम सुकड़ी सेकंड भी हो जाता है। ठीक है, सुकड़ी सेकंड भी हो जाता है, बट जवाई के नाम से ही जाना जाता है। और जवाई नदी पर बना हुआ जवाई बांध जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा बड़ा बांध है पश्चिमी राजस्थान में। ओके, तो जवाई बांध जो है
इनमें अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें सहायक नदी तो जवाई नदी है। ओके, एक एक करके लेते हैं। लूनी नदी, कुछ फैक्ट जो है वो आपको बोल देता हूँ। उद्गम नाग पहाड़ियों अजमेर से होता है सागरमती नदी के रूप में, गोविंदगढ़ अजमेर में, पुष्कर में आने वाली सरस्वती नदी मिलने के बाद में लूनी नदी कहलाती है। यह बात आपको समझ में नहीं आई होगी शायद। अभी मैं यहाँ पे आपको पूरा एक मैप के थ्रू पूरा बता देता हूँ। देखो ये मैंने गूगल मैप लगाया हुआ है यहाँ पे, तो एक एक करके यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं इसे जूम इन कर देता हूँ। यस, मैंने जूम इन किया हुआ है अभी इसके अंदर। देखिए यहाँ पे एक शहर आपको दिख रहा होगा, अजमेर शहर। अजमेर के पास में मैंने बताया था इस तरीके से सर्पिलाकार की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन सर्पिलाकार यानी सर्प जैसी हैं यानी नाग जैसी हैं, तो इन्हें बोला जाता है नाग पहाड़ियाँ। ओके, इन नाग पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सागरमती नदी। क्या नाम है नदी का? सागरमती नदी। ध्यान रखना, नाग पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है सागरमती नदी। इधर की साइड में अजमेर से 10-12 किलोमीटर दूर एक दूसरा छोटा सा कस्बा है, शहर है, प्राचीन शहर है वो, उसका नाम है पुष्कर, जो ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और पुष्कर झील के लिए, पुष्कर मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी, और इस तरीके से यहाँ पर के सागरमती और सरस्वती दोनों गोविंदगढ़ अजमेर में आकर के मिल जाती हैं। ओके, जब ये मिल जाती हैं तो इन दोनों नदियों के मिलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है लूनी नदी। क्या नाम हो जाता है? लूनी नदी। ओके, अब ये लूनी नदी जो है वो आगे बह रही है। शुरुआत कहाँ से हुई? अजमेर से। अजमेर के बाद में वो नागौर वाले क्षेत्र में जाती है, नागौर के बाद में वो पाली वाले क्षेत्र में आ जाती है, पाली के बाद में वो जोधपुर वाले क्षेत्र में आ जाती है, जोधपुर के बाद में वो अपना जालौर, और जालौर के साथ साथ में इधर की साइड में अपना ये जो है बाड़मेर, इन 6 जिलों से होकर के गुजरती है और इधर की साइड में कच्छ के रण में जाकर के अपना पानी डाल देती है। तो ये कौन सी नदी हुई? ये कौन सा नदी तंत्र हुआ? ये लूनी नदी हुई। ओके, अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। देखो शहर कौन कौन से हुए, जिले कौन कौन से हुए? 6 जिलों के नाम मैंने आपको बोले, एक एक करके देखिए। पहला जिला हो गया ऊपर की साइड में अजमेर, दूसरा ये नागौर से होकर गुजरती है, नागौर में थोड़ा सा हिस्सा इसका गुजरता है। उसके बाद में ये आ जाती है पाली। ओके, पाली की इस साइड में है अपना जोधपुर, नीचे की साइड में ये बाड़मेर के बालोतरा से होकर के गुजरती है, और इधर की साइड में एक शहर जो है वो उसका नाम है जालौर। ठीक है, तो जालौर के लिए यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, तो ये जालौर हो गया। ओके, तो ये 6 जिलों से होकर के गुजर रही है। ओके, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर, इन 6 जिलों से होकर गुजर रही है। अब एक एक करके इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। देखो नागौर में यहाँ पे एक गांव है, उसका नाम है पोडलू, पोडलू गांव में नागौर में, और वहां से एक नदी निकल के आती है ऊपर की साइड से, उसका नाम है जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी जो है आके मिल जाती है बिलाड़ा के पास में। तो ये जो कौन सी नदी है? जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी की खास बात ये है कि ये एकमात्र नदी है जो लूनी नदी के दाहिनी तरफ से या ऊपर की साइड से आ रही है। ठीक है, तो ये एकमात्र नदी है ऐसी दाहिनी तरफ से आ रही है। ओके, अब दूसरी नदियों की बात करते हैं। इधर की साइड में ये आपको अरावली पर्वतमाला दिख रही होगी, ये अरावली पर्वतमाला आपको दिख रही होगी पूरी की पूरी, मैंने पहले ही बता दिया इसे। अरावली पर्वतमाला में एक जावाजा नाम की जगह है जो अजमेर में है, वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है लीलड़ी, और वो जैतारण के पास में आकर के किस में मिल जाती है? लूनी नदी में आकर के मिल जाती है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला से ही एक और नदी निकल के आती है जिसका नाम है बांडी। वो इस तरीके से नदी निकल के आ रही है, बांडी नदी आ रही है, और बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है पाली शहर। ये ध्यान रखना है, बांडी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पाली शहर। बांडी नदी आती है और ये अपनी लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है। बांडी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गुइया नदी। ये गुइया नदी आ रही है, बांडी नदी में आकर के मिल जाती है। अब गुइया नदी का कहाँ से निकल रही है? उद्गम स्थल कहाँ है? खारिया नीब की पाली में है, तो ये खारिया नीब से निकल के आ रही है। ओके, इसकी एक सहायक नदी और है, उसका नाम है खारी नदी। खारी नदी इस तरीके से आती है अरावली पर्वतमाला से निकलते हुए, और यहाँ पे अपने पाली के पास में हेमा बांध बनता है जब अपनी बांडी नदी पर, ये बांडी नदी पर ही बोला जाता है हेमा बांध जो बन रहा है, तो यहाँ पे ये बांडी नदी में जाकर के मिल जाती है। खारी नदी बांडी नदी में मिल गई। ओके, तो ये ऊपर से हमने कौन कौन सी नदियां देख ली। जोजड़ी जो है अकेली नदी है जो दाहिनी तरफ से या उत्तर दिशा से आ रही है।
उसके बाद में लीलड़ी नदी देखी, उसके बाद में हमने बांडी नदी देखी, बांडी के साथ में गुहिया और खारी नदियां देखी। यहाँ हेमावास का बांध है जो कि अपनी बांडी नदी और खारी नदी के संगम के पास में बना हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। पाली में एक जगह है देसुरी, देसुरी की नाल मैंने आपको बता दिया भौगोलिक विभाजन में। तो देसुरी से एक नदी निकलती है, ये नदी जो है इसका नाम है सुकड़ी, और ये सुकड़ी नदी जो है वो जाकर के मिल जाती है अपनी लूनी नदी में। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मीठड़ी, और वह अरावली के पास में ही एक बांध बनाती है जिसका नाम है मीठड़ी बांध, और आगे चलती है फालना के किनारे किनारे होते हुए और मीठड़ी नदी जाकर के मिल जाती है लूनी नदी में। ओके, अब बात करते हैं नीचे आगे की नदी। एक गोरिया नाम की जगह है, गोरिया गांव, वो पाली में पड़ता है, और वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है जवाई नदी, और शुरुआत में वहां पे एक बांध बनता है, उस बांध का नाम है जवाई बांध। सुमेरपुर से होते हुए जवाई नदी जो है वो जालोर के किनारे होते हुए और इस तरीके से जाती है, और जवाई नदी जाके मिल रही है अपनी लूनी नदी में। ओके, एक जगह है माउंट आबू, माउंट आबू के पास में एक गांव है शेर गांव पहाड़ी, वहां से सिरोही से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है खारी नदी। तो खारी दो बार हो गई, पहले उधर भी है, अभी इधर भी है, और एक बार और भी आएगी। ओके, तो खारी नदी निकलती है और इस जवाई नदी में जाकर के मिल जाती है। तो जवाई नदी में मिल रही है कौन सी? खारी नदी। ओके, उसके बाद में एक जसवंतपुरा की पहाड़ियां मैंने भौगोलिक विभाजन में आपको बताया था, 56 पहाड़ियां बताई थी, तो वहां पे अपनी जसवंतपुरा की पहाड़ी भी मैंने आपको बताई थी। वहां से निकल के इधर की साइड में एक नदी जाती है जो जवाई नदी में जाकर मिल जाती है, उस नदी का नाम है सागी नदी। अब जब ये नदी मिल जाती है उसमें, तो उसका नाम हो जाता है सुकड़ी नदी। जवाई नदी को सुकड़ी सेकंड के नाम से भी बोला जाता है, बाकी नाम क्या है उसका, ओरिजिनल नाम क्या है? जवाई नदी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो कौन सी है? जवाई नदी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी नदियों को देखा। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। ओके, रिवाइज में इस वाले मैप में कराता हूँ आपको, ये वाला मैप मैं यूज करूंगा, इसमें मैं आपको सारी नदियों को रिवाइज कराता हूँ। ओके, एक एक करके देखिए। अजमेर, पहले जिलों के नाम बता देता हूँ, दूसरा नागौर, तीसरा जोधपुर, चौथा पाली, उसके बाद में यहाँ पांचवा जालौर और छठवां बाड़मेर। 6 जिलों से होकर गुजरती है। अजमेर से 2 नदी निकल रही है, सागरमती और सरस्वती। गोविंदगढ़ में मिलने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी। लूनी नदी चलती है और यहाँ पे नीचे की साइड में आती है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद में एक जगह है, जगह का नाम है बालोतरा, जो कि बाड़मेर में पड़ता है। ओके, बालोतरा। बालोतरा पे आने के बाद में इस नदी का जो पेटा है, यानी जो क्षेत्र ग्रहण क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो चौड़ाई अधिक हो जाती है नदी की, तो इसमें पानी जो है दूर दूर तक फैल जाता है। तो बालोतरा के पास में नदी गहरी होने की बजाय फैल जाती है, और उस क्षेत्र में जमीन में लवणीयता अधिक है। लवणीयता अधिक होने के कारण वहां के बाद में उस नदी का पानी जो है वो खारा हो जाता है। तो बालोतरा के बाद में इस नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है, और नदी जो है वो इस तरीके से बाड़मेर से गुजरात होते हुए और कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। तो बालोतरा के बाद में लूनी नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा। अच्छा, एक सवाल ये भी हो सकता है कि अगर अजमेर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक अधिक वर्षा होती है तो किस क्षेत्र में बाढ़ आने के चांस अधिक रहेंगे? तो उसका आंसर आता है बालोतरा, क्योंकि लूनी नदी जो पानी लेके आती है यहाँ तक थोड़ा उसमें गहराई होती है, बट यहाँ आने के बाद में वो नदी फैल जाती है। ओके, तो उसका जो पेटा है, पेटा बोलते हैं उसके चौड़ाई वाले क्षेत्र को नदी के। ओके, एक तो होती है गहराई और एक होती है चौड़ाई, तो वो फैल जाती है, पेटा उसका बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, तो यहाँ पे बाढ़ आने के चांस अधिक रहेंगे बालोतरा वाले क्षेत्र में। इसकी अन्य सहायक नदी ऊपर से आने वाली एक जोजड़ी बताई जो पोडलू नागौर से आ रही है। लीलड़ी बताई जावाजा अजमेर से आ रही है। खारिया नीब से गुहिया नदी आती है। अरावली से इधर की साइड से पाली के किनारे होके जाने वाली बांडी नदी आती है, जिसपे हेमावास का बांध बना हुआ है, उसकी एक सहायक नदी है खारी। देसुरी पाली से सुकड़ी नदी निकलती है, लूनी में मिल जाती है। उसके अलावा मीठड़ी नदी पर मीठड़ी बांध बना हुआ है। ओके, और ये जो है लूनी नदी में मिल रही है। इंपॉर्टेंट अगली नदी है जवाई। जवाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है जो है वो जवाई है। ओके, जवाई का दूसरा नाम सुकड़ी सेकंड भी है। जवाई पे जवाई बांध बना हुआ है। गोरिया पाली से निकलती है इस तरीके से। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जालोर शहर, और ये इस तरीके से जाती है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, खारी जो कि अपने शेरगांव से सिरोही से निकलती है, और सागी जो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। ओके,
तो इस तरीके से मैंने आपको लूनी नदी का पूरा एक डायग्राम बता दिया है। अब इसके कुछ फैक्ट्स और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन डाटाज को रिवाइज करते हैं, और एक एक जो सहायक नदी है उनका उद्गम स्थल कहाँ पे है और कौन सी जगह पे जाके मिल जाती है, ये फैक्ट हम देख लेते हैं। देखो, लूनी का प्राचीन नाम क्या है? लवणवती। ये लवणवती इसका प्राचीन नाम है। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और ये पूर्णतः बरसाती नदी है। राजस्थान के अब्बा क्षेत्र का 10% जो है वो लूनी नदी के पास में है। राजस्थान का कुल अब्बा क्षेत्र का 10.4% जो है वो लूनी नदी के पास में है। तो लूनी नदी की प्रमुख सहायक जोजड़ी, लीलड़ी, गोहिया, बांडी, सुकड़ी, मिठड़ी, जवाई, जवाई की भी सहायक है, हरी और सागी। ओके, अब एक एक करके देख लेते हैं। लूनी नदी के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है लूनी नदी के। वेदों में से लवणवती कहा गया है, प्राचीन नाम अभी मैंने बताया, वेदों में से लवणवती कहा गया है। उद्गम कहाँ से हो रहा है? नाग पहाड़ से एक नदी निकल रही है सागरमती, पुष्कर से दूसरी नदी निकल रही है सरस्वती, और ये कहाँ जाके मिल रही है? गोविंदगढ़ में, और वहां के इस बाद में इसका नाम क्या कहलाता है? लूनी नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र 6 जिलों में बताया, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। ओके, ये पश्चिम राजस्थान की मुख्य नदी है, मैंने शुरू में ही बता दिया। पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो अपनी लूनी नदी है, और इसकी सबसे सहायक नदी है वो जवाई नदी है। ओके, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है जवाई नदी। बालोतरा, बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। खारेपन का कारण क्या है? बालोतरा के पास में मिट्टी में लवणीयता की अधिकता होना। लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर है। पुष्कर की पहाड़ियों में जब बरसात आती है तो बाढ़ का प्रकोप बालोतरा, बाड़मेर में देखा जा सकता है। लूनी की सभी सहायक नदियां दक्षिण से निकलकर मिलती हैं, लेकिन दक्षिण यानी दक्षिण बोलने को ये दक्षिण नीचे की साइड से बोल रहे हैं, बाकी इसे आप नदी के सहारे से देखें तो ये नदी के बाईं तरफ से आके मिलती हैं। और जोजड़ी एकमात्र है जो उत्तर की तरफ से आती है या दाहिनी तरफ से आ रही है। ओके, यह पूर्णतः बरसाती है। लूनी का प्रवाह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से निम्न वर्षा वाले मरु प्रदेश की ओर है। अधिक प्रभाव वाला कौन से क्षेत्र हो गए? अरावली प्रदेश और पश्चिम मरुस्थल की साइड में हो जा रही है। लूनी नदी पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। तो मरुस्थल की गंगा कौन सी नदी है? लूनी नदी। जालौर के दक्षिण भाग में लूनी नदी के अब्बा क्षेत्र को नेहड़ कहा जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जालौर के पास में लूनी नदी का जो क्षेत्र है उसे नेहड़ कहा जाता है या रेला कहा जाता है। ओके, लूनी नदी से जोधपुर के जसवंत सागर बांध में पानी की आपूर्ति होती है। जालौर जिले में लूनी के बाद क्षेत्र को रेल या नेड़ा कहा जाता है। ओके, तो ये आपको पॉइंट है, फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है। अब इनकी एक सहायक नदियां मैं आपको बता चुका हूं, अब यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बोल देता हूँ, देख लेना। और जो मैप है उसे बार बार प्रैक्टिस कर लेना पीडीएफ डाउनलोड करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैप जो है वो ऑथेंटिक है और गूगल मैप है वो, ठीक है। उसमें सारी नदियों को जो उसी जगह पे लोकेट किया है जहाँ होके वो नदियाँ गुजर रही हैं। ओके, जोजड़ी नदी वह एकमात्र नदी जो दाहिनी ओर से आकर के मिलती है, अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती। शेष सहायक नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ये तो समझ में आ गया होगा। कहाँ से आ रही है? पोंडलू नागौर से आती है। कौन सा है इसका? जोधपुर शहर के आसपास में दक्षिण पश्चिम वाले हिस्सा। और समापन कहाँ हो रहा है? जोधपुर के पास में लूनी नदी में। अगली नदी लीलड़ी नदी, इसका उद्गम ब्यावर की पहाड़ियों से, पाली में इसका लूनी नदी में समापन हो जाता है। लीलड़ी मैंने आपको बता दिया, एक बार और देख लीजिए। लीलड़ी नदी, ये रही लीलड़ी नदी, ये लीलड़ी नदी आपको मैंने बता दिया, जावा अजमेर से निकल के और वो वहाँ पे उसका समागम हो रहा है। अगली नदी है बांडी, इसका उद्गम फुलाद गांव पाली से हो रहा है। पाली शहर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने आपको मैप में बताया था, ये वाला मैप आपने यूज किया था, मैंने आपको बताया था कि बांडी नदी ये है, इस बांडी नदी के किनारे पाली शहर बसा हुआ है। तो बांडी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? पाली। पाली शहर के पास से गुजरते हुए लाखर गांव में लूनी नदी में इसका समापन हो जाता है। हेमावास पाली, हेमावास बांध है जो इसी नदी पर निर्मित है। अगली नदी सुकड़ी, देसूरी पाली से देसूरी उद्गम पाली से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र पाली, जालौर, बाड़मेर है। समापन समदड़ी बाड़मेर में, और ये लूनी नदी में जाकर के मिल जाती है। जालौर में इसी नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं जवाई नदी, पश्चिमी राजस्थान की गंगा इसे बोला जाता है। गोरिया पाली से निकलती है। गोरिया नाम की एक जगह है पाली में, वहां से निकलती है। समापन इसका गोड़ा अजमेर बाड़मेर के पास में,
और ये लूनी नदी मिलने से होता है। जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर पाली के निकट जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध का को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तो कुछ एक फैक्ट है जवाई नदी से रिलेटेड। राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान, एक्चुअली में पश्चिमी राजस्थान, इतना ध्यान रखना, राजस्थान की गंगा नहीं है, पश्चिमी राजस्थान की गंगा है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे बोल रहे हैं? जवाई को। ओके, और जवाई पर जो बांध बना हुआ है जवाई बांध, उसे क्या बोला जा रहा है? अमृत सरोवर। ओके, खारी नदी, अच्छा ये अमृत सरोवर वाला जो बांध है मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये गोरिया गांव से निकल रही है और यहाँ पे जवाई बांध बना हुआ है और ये इस तरीके से जालोर शहर इसके पास में बसा हुआ है। इसके सहायक नदियों में से खारी और ये सागी नदी है। ओके, एक एक करके अब अगला देखते हैं। खारी नदी शेरपुर गांव सिरोही से निकलती है, जवाई नदी में मिल जाती है साइला जालोर के पास में। इसकी सहायक नदी बांडी सेकंड है। और सागी नदी जसवंतपुरा से निकलती है, प्रवाह जालोर क्षेत्र में और समापन लूनी जालोर में हो जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नदियां जो मैंने अपनी लूनी नदी से रिलेटेड मैंने आपको बता दी। अच्छा, इनमें से कुछ एक चीज़ें और ध्यान रख लेना। एक जवाई बांध इंपॉर्टेंट है। एक जवाई नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा बोल रहे हैं। ओके, जवाई बांध ये अमृत सागर है। उसके बाद में जवाई बांध में जब पानी की कमी हो जाती है तो यहाँ पे एक सेई बांध बना हुआ है उदयपुर में, तो वहाँ से इस तरीके से जो पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुँचाया जाता है जवाई बांध में। ओके, अब हम अगली नदी की तरफ चलते हैं। माही नदी। माही नदी एमपी मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में एंटर करती है बांसवाड़ा में, उसके बाद में यू टर्न मारती है और डूंगरपुर होते हुए और निकल जाती है गुजरात की तरफ में। तो राजस्थान में उसका जो लंबाई है वो काफ़ी कम है, लेकिन वो पूरे नीचे का जो अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है वहाँ की उसकी माही नदी और उसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं और वहाँ मैदान भी बनाती हैं। उसे माही का मैदान भी बोला जाता है। देखो, माही का उद्गम धार एमपी से होता है। माही नदी राज्य में खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। अच्छा, खादू गांव के एक हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हुए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बताना कि कौन से मुख्यमंत्री जो थे खादू गांव से थे। ये पूरा टापू टाइप में बना हुआ गांव है जहाँ से माही नदी राजस्थान में एंटर करती है, तो वहाँ पे माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। तो उसके पास में ही एक गाँव है खादू और वो पूरा टापू जैसा ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो अपने राजस्थान के एक मुख्यमंत्री भी हुए थे उसी गाँव से। माही नदी बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य सीमा बना रही है और बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य किस तरीके से बना रही है, एक तरीके से यहाँ देख लीजिए। यहाँ से ये पूरा तो नहीं बोलेंगे, इसमें थोड़े से हिस्से के लिए वो सीमा बनाती है। जैसे कुछ हिस्से के लिए यहाँ अपना बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के लिए बनाती है और उसके बाद में कुछ हिस्से के लिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में सीमा बनाती है। ओके, यह राज्य में उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है, इस तरीके से आ रही है और इस तरीके से वापस जा रही है। तो ये कैसा आकार हुआ? उल्टा यू। ओके, उल्टे यू आकार की तरफ प्रवाहित होती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा ये अपनी है 23.5 डिग्री, इसे दो बार काट रही है, इधर की साइड में और इधर की साइड में। ओके, माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है 171 किलोमीटर है। यह खंभात की खाड़ी में विलय हो जाती है। ओके, अब देख लीजिए एक एक करके माही नदी का पूरा देखते हैं। देखिए, इधर की साइड में एमपी में मध्य प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है मेहत झील, अमरेरू गांव है और धार जिला है। तो एमपी में मेहत झील से ये नदी निकल रही है। नदी ऊपर की साइड में आ रही है, मध्य प्रदेश में ही चल रही है, अभी से मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। ओके, मध्य प्रदेश में से इधर की साइड में जब एंटर होती है तो शुरुआत में राजस्थान में खादू नाम का एक गाँव है, वहाँ ऊपर से ये एंटर होती है। खादू गांव में एंटर होने के बाद में ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। क्या नाम है? माही बजाज सागर बांध। ओके, ये बजाज सागर बांध जो है उस पर जो आगे की साइड में बांध जो बना हुआ है उसकी लंबाई राजस्थान में सर्वाधिक है। यानी राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। कहाँ पे बना है? इस जगह पे बांध बना हुआ है। ओके, इधर की साइड में तो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों ने पानी को रोका हुआ है। ओके, इधर की साइड में बांध बनाने की जरूरत नहीं है। बांध बनाने का मतलब क्या होता है? पानी को रोक देना, इस तरीके से बांध बना देना और बांध देना पानी को, तो उसे बोलते हैं बांध बनाना। ओके, तो चारों तरफ इधर की साइड में पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, आगे से एक साइड से उसे रोक देना है, तो यहाँ पे बांध बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ओके, उसके बाद में ये चलती है और इस तरीके से आगे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। उसके बाद में यू टर्न ले लेती है
और यहाँ पे आके कुछ सहायक नदियां मिल जाती हैं, सोम और जाखम, और ये बेडोसर धाम बनता है। नीचे चलती है, नीचे की साइड में अपने डूंगरपुर जिले में आ जाती है। डूंगरपुर जिले में इस जगह पे गलियाकोट नाम का तीर्थ स्थल है। उसके बाद में जब ये राजस्थान से बाहर निकलने वाली होती है तो इस तरीके से एक और बांध बना हुआ है राजस्थान और गुजरात के बीच में। इस बांध का नाम है कड़ाना बांध। तो किस जगह से बाहर निकल रही है? सलकारी गांव के पास में से। ओके, और इधर की साइड में गुजरात का महिसागर जिला है। ओके, तो ये नदी यहाँ से फिर बांध से निकलती हुई खंभात की खाड़ी में चली जाती है। तो ये अपनी माही नदी है, और माही नदी की प्रमुख सहायक नदियों को देखते हैं एक एक करके। देखो, ऊपर की साइड में आपको ये जिला दिख रहा होगा, प्रतापगढ़ जिला। इधर की साइड में प्रतापगढ़ है, छोटी सादरी, बड़ी सादरी, बरावाड़ा। तो छोटी सादरी तहसील के अंतर्गत ये सीता माता अभयारण्य वाले क्षेत्र से यहाँ पे छोटी सादरी की पहाड़ियां हैं। इन छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी। ओके, जाखम नदी निकलती है, और इधर की साइड से बीछेमाड़ी की पहाड़ियां हैं उदयपुर में। ठीक है, बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सोम नदी। ओके, यहाँ पे एक बांध बनाती है सोम नदी, और इधर की साइड में आकर के मिलती हैं और आगे जाती हैं तो इस जगह पे आके पहुंचता है बेड़ेश्वर धाम। जब इन तीनों नदियों का संगम बोला जाता है इसे, क्योंकि पहले ही वैसे सोम और जाखम पहले ही मिल चुकी होती है, बट ये आने के बाद में थोड़ा सा आगे बेड़ेश्वर धाम है, आदिवासियों का तीर्थ स्थल है यहाँ पे। ये हुई जाखम जो प्रतापगढ़ से निकल के आ रही है, और सोम ये अपनी बीछामेड़ी की पहाड़ी उदयपुर से निकल के आ रही है। उसके अलावा डूंगरपुर के पास में डूंगरपुर की पहाड़ियां, ये आप डूंगरपुर देख रहे हैं, डूंगरपुर के पास में डूंगरपुर की पहाड़ियां हैं। इनसे एक नदी निकलती है, उसका नाम है मोरेन नदी, और ये गलियाकोट तीर्थ स्थल है, उसके पास में जाके माही नदी में मिल जाती है। अच्छा, एक नदी जो है नीचे की साइड से आ रही है, आम्बेर गांव है एमपी में। ठीक है, वहां से नदी निकल के आ रही है इस तरीके से उत्तर दिशा में आती हुई। अच्छा, ये कभी मत सोचना कि नदी सर ऊपर क्यों जा रही है। नदी ऊपर नहीं जा रही है, नदी ढलान की तरफ जा रही है। पहाड़ उधर की साइड में, ऊंचे पहाड़ है, पानी आएगा तो इधर की साइड में आ गई। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है नीचे की साइड में अपनी मालवा का पठार वाला क्षेत्र है, वहां से जो ढलान है वो अपने राजस्थान की साइड में, तो चंबल नदी वगैरह, माही नदी वगैरह ये सब ऊपर की साइड में आ गई। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि पानी ऊपर चढ़ के जा रहा है, पानी ऊपर नहीं चढ़ रहा है, पानी जो है वो नीचे की तरफ में आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे आया इस जगह तक आ गया, उसके बाद में पानी का ढलान इस साइड में था नहीं, तो इधर की साइड में मुड़ गया, जिधर की साइड में ढलान हुआ उधर की साइड में नदी मुड़ गई। अगर ढलान इधर की साइड में नहीं होकर के इधर होता तो ये नदी अपने राजस्थान की साइड में बहती और शायद राजस्थान की सबसे लंबी नदी होती। ओके, तो जिस साइड में ढलान होता है उस साइड में वो नदियां जो चलती जाती हैं। तो ये नदी जो है वो अनास नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है एमपी से, और अपने इस जगह पे सलकारी गांव के पास में यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे जो बांध बना हुआ है कड़ाना बांध। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ दी मैंने यहाँ नदी बना दी है आपके लिए। एक मोरेन नदी बता दी, एक सोम नदी बता दी, जाखम नदी बना दी, और अनास नदी बता दी। इस पे बांध बता दिया, माई बजाज सागर बांध। उसके बाद में कड़ाना गांव, उसके बाद में कहाँ से आती है एंटर, खादू गांव से, और जाते टाइम पे सलकारी गांव से निकलती है। ओके, बीनेश्वर धाम बता दिया, और गलियाकोट बता दिया। गलियाकोट तीर्थ है, तो गलियाकोट के पास में कौन सी नदी आकर के मिल रही है? अपनी मोरेन नदी आकर के यहाँ पे मिल रही है। तो जब माही नदी पढ़ते हैं तो माही नदी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है। छप्पन का मैदान, जो अपने राजस्थान के भौगोलिक विभाजन में मैंने बताया था, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 गांव का उपजाऊ मैदान 56 मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अपना बांसवाड़ा। एक बार इंपॉर्टेंट सिटीज को यहाँ पे आपको लोकेट करा देता हूँ, एक बार दोबारा से लोकेट करा देता हूँ। देखो, यहाँ पे शहर है उदयपुर, इधर की साइड में यहाँ पे है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के पास में इधर की साइड में डूंगरपुर, और यहाँ पे बांसवाड़ा। तो ये 4 जिले इंपॉर्टेंट हैं माही नदी को जब पढ़ते हैं। तो बांसवाड़ा और इधर की साइड में प्रतापगढ़, इनके बीच में 56 गांव के समूह का नाम क्या दे दिया हमने? ये 56 का मैदान। और इसी को हमने कांठल भी बोला है, कंठ प्लस अल, यानी नदी का तटवर्ती इलाका। कौन सी नदी का तटवर्ती इलाका? ये अपनी माही नदी का तटवर्ती इलाके को प्रतापगढ़ क्षेत्र में कांठल बोला जाता है। ठीक है, तो माही नदी को कांठल की गंगा बोलेंगे। ओके, कांठल की गंगा, कांठल शब्द बताया भौगोलिक विभाजन में। अब कांठल की गंगा कौन सी हुई? माही नदी। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा बोलेंगे इसे। ओके, तो राजस्थान के अगर उत्तर पश्चिम दक्षिण में बांटे तो इसे दक्षिण राजस्थान की, इस साइड में दक्षिण राजस्थान, और अगर पश्चिम राजस्थान की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी बताई थी मैंने? अपनी लूनी नदी बताई थी, और उसकी जो सहायक नदी बताई थी जवाई नदी बताई थी। ओके, और दक्षिण राजस्थान की गंगा किसे बोलेंगे? अपनी माही नदी को बोलेंगे।
माही की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। 3 राज्यों से होके एमपी, राजस्थान, गुजरात ये नदी बहती है। राजस्थान में 171 किलोमीटर है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। सहायक नदी कौन सी है? सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन और भादर, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। देख लीजिए क्या क्या है इनके बारे में कुछ फैक्ट। माही नदी कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। उद्गम कहाँ से हो रहा है? मेहत झील, अमरेरू गांव, धार, विंध्याचल की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ हो रहा है? खादू गांव, बांसवाड़ा में। कौन कौन से जिलों में बह रही है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास में इसी नदी पर बना हुआ है। कुल लंबाई 576, राजस्थान में 171। सहायक नदियां ईरू, सोम, जाखम, चाप, अनास, हारन, मोरेन। तो ये नदियां आपको नाम याद रखने हैं कैसे भी। 4 नदियां तो आपको याद हो गई, सोम, जाखम और इधर की साइड में मोरेन और अनास, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा 1-2 और याद रख लेना, चाप, हारन, इस तरीके से आप याद कर लेना, ईरू भी याद कर लेना। माही नदी पर गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर के निकट माही, सोम, जाखम का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी का मतलब 3 नदियां आकर के मिल रही हैं, तो त्रिवेणी संगम हो गया। ओके। सोम नदी, सहायक नदियों की बात करें तो सोम नदी खैरवाड़ा तहसील उदयपुर की बीचाबेड़ी की पहाड़ियों से उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई माही में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के पास में मिल जाती है। सहायक नदी जाखम, टीडी, गोमती, सारणी, ये सोम की सहायक नदियां हैं। जाखम भी सोम की सहायक नदी मानते हैं, ठीक है। और इस पे बांध कौन से बने हुए हैं? सोम कागदर उदयपुर में बना हुआ है, सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर में बना हुआ है। तो ये 2 बांध बने हुए हैं सोम नदी पर। सोम की सहायक नदी है गोमती, गोदावरी, टीडी है। और जाखम भी उसकी सहायक नदी है, क्योंकि मैप में मैंने यहाँ पे बताया था जाखम नदी जो है सोम नदी में आकर के पहले ही मिल जाती है, बट थोड़ा सा आगे जाने पर बेणेश्वर धाम मिलता है, तो उसे त्रिवेणी संगम बोला जाता है। ओके। उसके बाद में जाखम नदी, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र से निकल के बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में आ रही है। उद्गम छोटी सादरी प्रतापगढ़ से हो रहा है। डूंगरपुर में इसका समापन हो रहा है। बेणेश्वर धाम के निकट सोम में मिल जाती है ये। सहायक नदियां कौन सी हैं? करमोई, सुकली। सुकली जो है वो सीता माता अभ्यारण्य में इससे मिल जाती है। जाखम की सहायक नदी करमई व सरमई नदियां हैं। करमई, सुकली, करमई या सरमई, इस तरीके की छोटी छोटी नदियां हैं। जो नाम याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बड़ी नदियों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में जाखम बांध बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि 81 मीटर ऊंचा बांध है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। तो याद रखना, जाखम नदी पर जो बांध बना हुआ है, जाखम नदी पर जाखम बांध प्रतापगढ़ में 81 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अनास नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में आम्बेर गांव से है। प्रवेश मेलडी खेड़ा बांसवाड़ा में, ये राजस्थान में प्रवेश करती है और इसका समापन गुजरात डूंगरपुर सीमा पर गलियाकोट डूंगरपुर में माही और अनास नदियां दोनों आकर के मिल जाती हैं। ओके। एराव नदी उद्गम एमपी से ही है और माही बजाज सागर में जाकर के ये माही नदी में मिल जाती है। माही नदी की परियोजना, ठीक है। माही नदी परियोजना ये वैसे अपना अलग से टॉपिक है, नदी परियोजना एवं बहुउद्देशीय परियोजना। यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं शुरुआत में। ये राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही नदी परियोजना, जिसमें राज्य का जो भाग है वो अपना 45% आता है और जल विद्युत उत्पादन जो है 100% लेता है। तो माही नदी पर बनी हुई जो पहली परियोजना है माही बजाज सागर बांध, दो इसमें बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर बांध और कड़ाना बांध। तो ये राजस्थान की और गुजरात की माही नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो, उसके अंदर राज्य को 45% पानी मिलता है और विद्युत जो उत्पादन होता है उसका 100% राजस्थान को मिलता है। और इसके अंतर्गत 2 बांध बनाए हुए हैं, माही बजाज सागर बांध और कड़ाना बांध। ओके। तो ये 3.5 किलोमीटर के आसपास यानी 3.6 किलोमीटर लंबा बांध है, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है। तो राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर है? माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। और राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम नदी पर जाखम बांध। ओके। कड़ाना बांध यह गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे ही है, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका गुजरात में है। और इस परियोजना का जो 45% भाग जो है वो जल के रूप में वो जो है गुजरात लेता है, बाकी जल विद्युत जो निकलती है उसका पूरा पूरा भाग जो है अपना राजस्थान लेता है। देख लीजिए ये एक बार दोबारा ओवरव्यू में। माही नदी यहाँ पे आके राजस्थान में एंटर कर लेती है, माही बजाज सागर बांध बनाती है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद में आगे आते हैं तो यहाँ बेणेश्वर धाम है।
बेणेश्वर धाम में इधर की साइड से सोम नदी आ रही है और इधर की साइड से जाखम बांध नदी आ रही है। तो जाखम नदी पे बांध बना हुआ है, जाखम बांध है। ओके, और सोम नदी पे जो बांध बने हुए हैं सोम कागदर है और सोम कमला अम्बा परियोजना है। तो सोम पर दो नदी परियोजना है, सोम कागदर और सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ पे आके मिल रही है? बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पे। ऊपर की साइड से अपना डूंगरपुर की पहाड़ियों से मोरेन नदी आ रही है, यहाँ गलियाकोट के पास में आके मिल रही है। नीचे की साइड से एमपी से अनास नदी आ रही है जो कि कड़ाना बांध के पास में आकर के मिल जाती है। कड़ाना बांध जो है वो राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो है गुजरात में है, क्योंकि मैप में मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये कड़ाना बांध जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये देख लीजिए। ओके, ये कड़ाना बांध है इस तरीके से। और ये कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है वो माही बजाज सागर बांध में। ओके, तो ये अपनी माही नदी कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम तीसरी नदी देखते हैं अरब सागर की तरफ जाने वाली में, वो है साबरमती नदी। देखो साबरमती नदी जो है उसका मोस्टली जो भाग है वो गुजरात में ही प्रवाहित होता है। साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद बसे हुए हैं। और जो सुना हो अगर गांधी जी के बारे में, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, तो वो साबरमती के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था। और जो गुजरात की पहले जो राजधानी थी वो अहमदाबाद थी। बाद में गांधीनगर के आश्रम के पास, गांधी जी के आश्रम के आसपास वाले क्षेत्र में वहाँ पे उन्होंने नई राजधानी बसाई गई है। गांधीनगर जो है वो बसाया गया सिटी है, बिल्कुल डिजाइंड सिटी है। ओके, इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? बाकल नदी के रूप में फुलवारी की नाल उदयपुर से उद्गम हो रहा है। और बाकल नदी में 4-5 सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। तो बाद में गुजरात की बॉर्डर के पास में इसका नाम हो जाता है साबरमती। तो राजस्थान में साबरमती नदी जो है नाम मात्र क्षेत्र में होकर के बहती है। उदयपुर जिले से उद्गम होने वाली नदियां सेई, हतमती, बैतरेई व मानसी, खीराज गुजरात के निकट विलय होकर के मुख्य साबरमती नदी ये बना लेती हैं। साबरमती तट पर गांधीनगर तथा अहमदाबाद स्थित हैं। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और हमारे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 28 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। खंबात की खाड़ी में जाकर के विलय हो जाती है। देखिए ये अपने राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर आप देख रहे होंगे, आबू रोड इधर की साइड में, ये आबू माउंट आबू, इस तरीके से ये अपना राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है। इधर की साइड में गुजरात, इधर की साइड में राजस्थान। ओके, राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट शहर गुजरात उदयपुर, ये उदयपुर है। उदयपुर के पास में मैंने यहाँ पे बताया था फुलवाड़ी की नाल, इस वाले क्षेत्र को फुलवाड़ी की नाल बोला जाता है। तो यहाँ पे 2-3 सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। पहले शुरुआत जो हो रही है वो किसके रूप में हो रही है? शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है अपनी बाकल नदी के रूप में, और इसकी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं सेई, हथमती, बैतरई, मानसी। ओके, तो इसमें अन्य सहायक नदियाँ आके मिल जाती हैं। तो गुजरात बॉर्डर के समीप में यहाँ पे इसका निर्माण हो जाता है साबरमती नदी का। और साबरमती नदी जो है वो इस तरीके से बांध बनाती हुई आगे इधर की साइड में 2 प्रमुख शहर हैं गांधीनगर और अहमदाबाद, इनके किनारे से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 28 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर है। ओके, देवास मानसी बाकल परियोजना जो है वो उदयपुर जिले में मानसी तथा बाकल नदियों को जोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर लंबी जल सुरंग है। यह उदयपुर जिले के लिए पेयजल उपलब्ध कराती है। 2013 में इसका नाम बदलकर मोहनलाल चुकड़िया पेयजल परियोजना कर दिया गया है। तो ये देवास मानसी बाकल पर पेयजल परियोजना जो है वो साबरमती की सहायक नदियों में से ही शामिल है, क्योंकि बाकल नदी के रूप में ही साबरमती का उद्गम होता है। ओके, उसके बाद में एक और नदी पश्चिम बनास, इसका जो उद्गम है वो नया सरवाट सिरोही से हो रहा है। सिरोही जिले में प्रवाहित होने के बाद में कच्छ के रण में विलय होती है। डीसा नगर गुजरात इस नदी पर स्थित है। पश्चिम बनास पर सिरोही जिले में बनास बांध और गोकुल भाई यह बांध निर्मित है। ओके, तो ये अपनी देख लीजिए सिरोही से निकल रही है और ज़्यादातर भाग जो है इसका गुजरात में है और जाके कहाँ मिल रही है? कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में जाकर के मिल रही है। ओके, तो ये हमने कौन सी देख ली? अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ। सबसे पहले हमने देखी लूनी नदी, सबसे ज़्यादा टाइम हमने लूनी नदी के लिए दिया। उसके बाद में माही नदी देखी, माही नदी के बाद में हमने साबरमती नदी देख ली जो कि राजस्थान में कम भाग में बहती है। और उसके बाद में हमने पश्चिमी बनास को देख लिया। पश्चिम बनास सिरोही वाले क्षेत्र में होकर निकलती है और गुजरात में जाकर के बहती है और कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है। साबरमती नदी के बारे में बात की तो फुलवारी के नाल वहाँ से बाकल नदी के रूप में शुरू होती है। अन्य सहायक नदियों के मिलने के बाद में गुजरात बॉर्डर के पास में साबरमती का निर्माण होता है। राजस्थान में सिर्फ 28 किलोमीटर बहती है।
माही नदी का देखा एमपी से आती है, बांसवाड़ा में एंटर करती है खादों के पास में, वहाँ पे माही बजाज सागर बांध जो है उस पर बना हुआ है, और ये आगे चलती है और यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद में फिर से नीचे की साइड में गुजरात वाले क्षेत्र में चली जाती है डूंगरपुर होते हुए, तो वहाँ पे कड़ाना बांध बना हुआ है। और इसकी जो सहायक नदियाँ देखी हमने, सोम और उसके अलावा जाखम और उसके अलावा अनास, इरू, ये हमने उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखी। और लूनी नदी के बारे में बात की, निकलती जो है वो अजमेर और पुष्कर से निकलने वाली दो नदियाँ जब गोविंदगढ़ अजमेर में मिल जाती है तो वहाँ से लूनी नदी हो जाती है। और लूनी नदी जो है बालोतरा तक मीठी नदी रहती है, बालोतरा के बाद में उसका पानी खारा हो जाता है और कच्छ के रण में जा करके वो अपना पानी जो है वो वहाँ डाल देती है। ओके, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मैंने आपको बताई थी, और वो सबसे इम्पोर्टेंट जो सहायक नदी है वो जवाई नदी है, और जवाई नदी पर बना हुआ जवाई बांध जो है वो पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ओके, तो ये हमने लोनी नदी जो है वो और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ कंप्लीट की। तो अब बात तंत्र में अपना नेक्स्ट पार्ट है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियाँ। तो ये अपनी अरावली है, इस अरावली के इस साइड वाली जितनी भी नदियाँ हैं ये अपना पानी यमुना नदी को दे देती हैं, यमुना गंगा नदी में, और गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना पानी पहुंचा देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से नदी निकल के आती है अपनी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जो है एमपी से है, जानापाव की पहाड़ियाँ महू जिले में एमपी से है। चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों से प्रवाहित होती है। चंबल नदी कोटा बूंदी के मध्य, कोटा सवाई माधोपुर के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये हम पूरा देखते हैं इसका चंबल नदी का उद्गम और इसकी सहायक नदियों के बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर ये अपना राजस्थान है, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये पूरा जो क्षेत्र इस साइड में आप देख रहे हैं, एक बार इस तरीके से बता देता हूँ। ये जो है ये अपना पूरा राजस्थान वाला इलाका है। ओके, ये राजस्थान है। नीचे की साइड में यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे अपना इस साइड में अपना यहाँ पे बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा से इस साइड में जो है अपना गुजरात है, और इधर की साइड में एमपी है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें नीचे की साइड में इस क्षेत्र में एमपी है, मध्य प्रदेश में वहाँ पे महू जिले के अंदर में जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। उन जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, और चंबल नदी निकल करके वो ऊपर की साइड में बहती है। ऊपर की साइड इन द सेंस ढलान है इधर की साइड में, तो ये ऊपर की साइड में आती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये जगह जो है वो मध्य प्रदेश ही है अभी तक, क्योंकि इस जगह तक राजस्थान और एमपी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक जो है बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है गांधी सागर डैम। ओके, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध के बाद में इस जगह का नाम है 84गढ़। जहाँ से मध्य प्रदेश खत्म होता है चंबल नदी के लिए, तो वहाँ पे जगह है 84गढ़। उसके बाद में वो एंटर कर रही है नदी किसमें, अपने राजस्थान में, अपने गांधी डैम है, उसके बाद में अपने राजस्थान में एंटर कर रही है। राजस्थान में एंटर करते ही एक दूसरा बड़ा डैम आता है जिसे बोला जाता है राणा प्रताप सागर बांध। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वहां से अपने राजस्थान में एंटर कर रही है। चंबल नदी अपने राजस्थान में भैंसरोडगढ़ से एंटर कर रही है। भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा है। मैंने पहले बताया था आपको, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा एक बार समाप्त होने के बाद फिर से शुरू हो जाती है। तो भैंसरोडगढ़ या रावतवाटा भी बोल सकते हो। तो वहां से अपने राजस्थान में एंटर कर रही है। एमपी से कहाँ से छोड़ के आ रही है, एमपी में अपना छोड़ के आ रही है 84गढ़ से। ठीक है, तो एमपी का 84गढ़ और इधर की साइड में भैंसरोडगढ़, यहाँ बीच में अपनी ये जो है अपनी चंबल नदी एंटर कर रही है। और दो बांध बन गए हैं वहीं पे पास में। एक है अपना गांधी सागर डैम, दूसरा है राणा प्रताप सागर। उसके बाद में ये रावतवाटा, यहाँ पे रावतवाटा शहर बसा हुआ है, एटॉमिक सिटी जिसे बोल सकते हैं, और ये बसाया गया था, डिजाइन किया गया साइड इस तरीके से। बाद में ये नदी आगे चलती है और यहाँ पे जवाहर सागर डैम है जो अपने कोटा में पड़ता है, जवाहर सागर डैम है। उसके बाद में थोड़ा सा आगे मुड़ते हैं तो यहाँ पे गडरिया महादेव जी का एक बहुत ही दृश्य देखने लायक बहुत अच्छा गोर्ज बनता है। उसके बाद में अपना कोटा शहर आता है। कोटा के बाद में धीरे धीरे बूंदी के सारे चलती है, और नानेरा में आने के बाद में यहाँ पे एक दूसरी नदी आके मिल जाती है, काली सिंध। उसके बाद में ये आगे चलती है बूंदी से होते हुए सवाई माधोपुर, और उसके बाद में यहाँ से वो राजस्थान और यहाँ तक इस जगह तक राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाती है, यहाँ से लेके और इस जगह तक राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बना रही है। ओके,
ये ध्यान रखना है, राजस्थान और एमपी के बॉर्डर बना रही है ये नदी इस जगह पे, यहाँ से यहाँ तक। बाकी आपको मैंने भौगोलिक विभाजन में जब बताया था तो चंबल के कारण उत्कात भूमि मैंने बताया था, चंबल के कारण चंबल के बीहड़ जो है बन जाते हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र में बीहड़, और उनका ऊंचा वाला जो क्षेत्र होता है उसे डांग बोलते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या हो गई कि यहाँ से लेके अपना और इधर धौलपुर तक जो है वो अपने राजस्थान और एमपी के बीच में सीमा बना रही है। आगे भी ये चंबल नदी की खास बात है, ये आगे भी जब ये जाती है तो यहाँ से लेके इस जगह तक एमपी और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। तो नदियां सीमा निर्धारण का भी बहुत बड़ा क्षेत्र होती है, सीमा निर्धारण करती हैं ज्यादातर नदियां। जैसे कि इधर की साइड में अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक नदी आ रही है जिसका नाम है पार्वती नदी, नीचे की साइड से आ रही है पार्वती नदी। तो वो इस जगह से लेके और यहाँ तक जो है वो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है। ओके, चलो ये सब चीज तो मैंने आपको बताई, दोबारा से एक एक करके देखिए। कहाँ से आ रही है चंबल नदी? चंबल नदी आ रही है जनापाव की पहाड़ियों से, अपने एमपी में 84 को छोड़ते हुए अपने राजस्थान में भैंसरोडगढ़ दुर्ग में एंटर कर रही है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध है, उसके बाद में कोटा बैराज है, ये देख लीजिए जवाहर सागर बांध है उस पे, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा बांध है जिसका नाम है कोटा बांध, ठीक है, कोटा बैराज बोलते हैं उसे। कोटा बैराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेयजल व्यवस्था के हिसाब से बनाया हुआ है, बाकी जो है वो हाइड्रोलिक के प्रोजेक्ट हैं। ओके, उधर से आगे चलते हैं कोटा से, तो यहाँ पे बूंदी में एंटर करती है, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में वो करौली, करौली के बाद में वो धौलपुर, धौलपुर के बाद में आगरा में निकलते हुए इटावा के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये अपनी चंबल नदी है। अब चंबल नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। देखिए, चंबल की एक सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, उसका नाम है देवास के पास एमपी से निकल के आ रही है, जिसका नाम है अपना काली सिंध। तो देवास एमपी से आ रही है इस तरीके से, और यहाँ पे अपने झालावाड़ में एंटर कर रही है। ओके, झालावाड़ में, झालावाड़ शहर के पास में होते हुए यहाँ आगे आता है गागरोन दुर्ग, इस जगह पे झालावाड़ से थोड़ा सा आगे आने पे गागरोन दुर्ग आता है, और ये काली सिंध आगे चलती जाती है, कोटा में एंटर करती है। कोटा में नानेरा नाम की एक जगह है, वहां पे किस नदी में जाके मिल रही है? चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उसकी सहायक नदियों में एक है काली सिंध, चंबल की फैली हुई। उसके अलावा एक सहायक नदी है, उसका नाम है पार्वती, एमपी से निकल के आ रही है, थोड़े से समय के लिए अपना एमपी और राजस्थान की बॉर्डर बनाती है, उसके बाद में अपने बारां में एंटर कर जाती है, उसके बाद में फिर से एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है, और इस तरीके से चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो ये आपको ये दो चीज समझ में आई। जब मैं काली सिंध बता रहा हूं तो काली सिंध की दो सहायक नदियां और बता देता हूं। एमपी से एक नदी निकल के आती है आहू नदी, आहू नदी इस तरीके से घूमती है और वापस से इस तरीके से पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, तो इधर की साइड में मोड़ खाते हुए इस जगह पे एक गागरोन नाम का एक दुर्ग है, गागरोन दुर्ग पर काली सिंध और आहू नदी का संगम है। ओके, उसकी काली सिंध की एक और सहायक नदी है जो एमपी से निकलती है इस तरीके से, और ये चलती हुई अपनी काली सिंध में जाके मिल जाती है, इसका नाम है परवन नदी। तो इधर की साइड से मैंने दो नदियां इंपॉर्टेंटली बता दी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? आहू और परवन। ओके, उसके बाद में एक मध्य प्रदेश से एक इधर की साइड में नदी निकलती है जिसका नाम है सीप नदी, और सीप नदी आकर के मिलती है चंबल नदी में अपना सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नाम की जगह है जहां पे बनास नदी भी आकर के मिलती है। तो यहाँ पे तीन नदियां आके मिलती हैं, बनास, चंबल और सीप नदी, तो तीनों का वहां पे त्रिवेणी संगम हो जाता है। अब चंबल की और इधर की साइड से अब देखेंगे तो चंबल ऐसे जा रही है, तो इसकी एक साइड हो गई बाईं तरफ और दूसरी तरफ दाईं तरफ। तो इधर की साइड में चंबल की, क्योंकि चंबल इस साइड में मुंह कर रखा है, तो ये आपकी बाईं दिशा हो गई चंबल की और ये दाईं दिशा हो गई। तो बाईं दिशा से आने वाली नदियों के नाम देखते हैं, बाईं दिशा से कौन कौन सी नदियां जो है चंबल नदी में आकर के मिलती हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बामनी या ब्राह्मणी। कुछ समय के लिए वो एमपी में एंटर करती है, फिर से राजस्थान में आ जाती है, और रावत बाटा के पास में जहाँ पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, रावत बाटा के पास में जहाँ भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वहां पे चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। ओके, उसके बाद में अगली नदी की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो है अपनी बनास नदी, सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है चंबल की। देखो, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, ये आप देख रहे होंगे, अजमेर वाली यहाँ पे ब्यावरा इस तरीके से नीचे की साइड में, और राजसमंद उदयपुर तक जा रही है। तो यहाँ पे राजसमंद है, और राजसमंद में अरावली पर्वतमाला की एक जगह की पहाड़ियों को बोला जाता है खमनौर की पहाड़ियां। तो उन खमनौर की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है बनास, बन की आशा ऐसे बोला जाता है। ओके, तो बनास नदी निकल रही है राजसमंद, राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़ के हिस्से से होते हुए, उसके बाद में भीलवाड़ा,
उसके बाद में ऊपर की साइड में ढलान हो जाता है, तो ऊपर की साइड में वो टर्न ले लेती है नदी, और इस तरीके से भीलवाड़ा के पास में होते हुए यहाँ पे टोंक में यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बीसलपुर बांध। तो ये बनास नदी पे बहुत बड़ा बांध बना हुआ है बीसलपुर बांध। उसके बाद में इस तरीके से घूमती हुई नदी टोंक के सहारे होके जाती है। टोंक शहर जो है वो बनास नदी के तट पर बसा हुआ है, तो टोंक के पास होकर के निकलती है, फिर सवाई माधोपुर जिले से होते हुए, और ये इधर की साइड में इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में से निकल करके यहाँ रामेश्वरम नामक जगह पर आकर के चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो बनास नदी। बाकी एक चीज मैंने आपको बताई थी, चंबल और बनास, सर्वाधिक जल ग्रहण जो क्षमता है वो बनास की है। ओके, क्योंकि इसका जो जन तंत्र निकल के आ रहा है, ये इसकी बहुत सारी नदियां हैं, राजस्थान के अंदर की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता जो है वो अपनी बनास की है। बाकी संपूर्ण रूप से देखें तो चंबल की है, लेकिन चंबल जो है वो पूर्णतः राजस्थान का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये इधर की साइड में हमने देखी। उसके अलावा चंबल की और सहायक नदियों को देखते हैं। एक दो सहायक नदियां, एक यहाँ पे इस जगह पे ये अपना भीलवाड़ा ऊपरमाल का पठार है, यहाँ से एक नदी निकलती है बूंदी के सहारे होते हुए और लाखेरी के पास में जाकर के अपनी चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है मेज नदी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंटली चंबल की सहायक नदियों के बारे में बताया। मैंने 4 सहायक नदियों को आपको ध्यान याद रखना है। एक तो काली सिंध, पार्वती और सीप, ये 3 जो है वो दाहिनी तरफ से आ रही हैं। काली सिंध की भी 2 सहायक नदी हैं, आहू और परवन। ठीक है, काली सिंध की भी आहू और परवन 2 बताएं। उसके अलावा इसके बाईं तरफ से आने वाली नदियों की नाम बात करें, जैसे ये चंबल है, तो एक तो मैंने बताया बामनी नदी, ओके, एक बताया मेज नदी, ओके, और एक बताया सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बनास नदी। अब इस बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको अलग से देखना है, तो अब बनास नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। ओके, मैं पेज को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, काफी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। यस, राइट नाउ दोबारा से देखते हैं बनास नदी पे। बनास नदी कहाँ से निकल रही है? खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से। खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से निकली, चित्तौड़गढ़ वाले हिस्से के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे टोंक देवली आ जाता है, बीसलपुर बांध बनता है। उसके बाद में टोंक शहर के पास में होकर के सवाई माधोपुर के क्षेत्र में होकर के और चंबल नदी में रामेश्वरम नामक जगह पर मिल रही है। ये हुई बनास नदी। ओके, अब बनास की प्रमुख सहायक नदियों को देखते हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियां, गोगुंडा, मैंने अपना राजस्थान का भौगोलिक विभाजन बताया, तब भी बताया था, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था गोगुंदा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो उदयपुर के ऊपर की साइड में गोगुंदा है। गोगुंदा से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो कुंभलगढ़ आता है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के जी बीच में जो पठार है उसका मैंने आपको एक नाम बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, तो गोगुंदा की पहाड़ियां जो हैं वहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आयड़। क्या नाम है उस नदी का? आयड़। और वो उदयपुर के पास में होकर आती है और वहां पे उदय सागर लेक बनाती है, उदय सागर झील बनाती है। ओके, देखिए यहाँ पे गोगुंदा से नदी निकल के आ रही है उदयपुर के पास में होके, और यहाँ पे उदय सागर झील में वो अपना पानी छोड़ रही है। अब उदय सागर झील के बाद में उसका पानी आगे जा रहा है, तो उदय सागर झील के बाद में उस आयड़ नदी का नाम हो जाता है बेड़च। ध्यान रखना है, उदय सागर लेक तक जो उसका नाम है वो आयड़ है, और उदय सागर झील के बाद में जो उसका नाम हो रहा है बेड़च। उसके बाद में बेड़च नदी आगे चित्तौड़गढ़ के पास में होकर के जाती है, तो चित्तौड़गढ़ के जस्ट पास में होके जाती है। चित्तौड़गढ़ जो सिटी है उसके पास में होके जाती है। चित्तौड़गढ़ के यहाँ पे पास में 2 नदियां आके मिलती है, मैं बताता हूँ अभी। वो आगे जाती है बेड़च इस तरीके से, और ये यहाँ पर के आके मिल रही है, किस में मिल रही है? यहाँ आके मिल रही है अपनी बनास नदी में। एक यहीं पे ऊपरमाल के पठार से एक छोटी सी नदी निकलती है जिसका नाम है मेनाल, वो भी यहीं पे आके मिल रही है। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम जैसा कुछ हो जाता है। तो ये अपनी बनास, बेड़च और मेनाल 3 नदियों का संगम होता है। अब इधर देखिए, यहाँ पे एक सहायक नदी और है इसकी। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ में ही है ये। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है गंभीरी। गंभीरी नदी आती है और चित्तौड़गढ़ किला जो है उसके जस्ट पास में गंभीरी नदी और बेड़च नदी का संगम हो जाता है। गंभीरी नदी और बेड़च नदी का संगम हो जाता है। इधर की साइड से आई बेड़च और इधर की साइड से आई गंभीरी नदी, दोनों का संगम कहाँ पे हो गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में। और ये बेड़च नदी आगे जाती हुई अपनी बनास नदी में मिल जाती है, वहीं पे मेनल आकर के मिल जाती है। ओके, तो खमनौर की पहाड़ियों से निकल के आ रही है अपनी बनास नदी।
बनास नदी की अन्य सहायक नदी जो है, इधर की साइड से भीलवाड़ा वाले क्षेत्र से कोठारी नदी निकल के आ रही है, और ऊपर की साइड से इस वाले क्षेत्र से अरावली प्रदेश से एक नदी निकल के आ रही है, खारी नदी, और वो इस तरीके से यहाँ जो अपना बीसलपुर बांध है उससे पहले आके मिल जाती है, और ऊपर की साइड से एक डाई नदी भी आ जाती है। ओके, तो इस तरीके से बनास, और बनास की एक और सहायक नदी इंपॉर्टेंट, बाकी तो और भी है छोटी छोटी, तो एक मासी नदी और है। ओके, तो अभी हमने जो देखा है वो चंबल का देखा, और चंबल के बाद में हमने बनास का देखा। अब बनास जो है वो अपने आप में चंबल की सहायक नदी है। दोबारा इस वाले में हम देखते हैं, यहाँ से जानापाव की पहाड़ियाँ से चंबल नदी निकली, गांधी सागर बांध बनाया, उसके बाद में राजस्थान में एंटर किया, चौरासीगढ़ एमपी का है, और इधर की साइड में भैंसरोडगढ़ जो है वो अपने राजस्थान का है। यहाँ पे राणा प्रताप सागर बना, इधर की साइड से एक नदी आके मिलती है बामनी, वो यहीं पे आके मिलती है भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास में। उसके बाद में आगे जवाहर सागर बांध है, उससे आगे कोटा शहर आता है, तो कोटा बैराज है, उससे आगे घूमती हुई जाती है। तो यहाँ पे एक नदी आके मिलती है नांदेरा कोटा के पास में, उसका नाम है काली सिंध नदी। काली सिंध इस तरीके से आती है, झालावाड़ गागरोन दुर्ग के किनारे होते हुए और नानेरा में आके मिल जाती है। ओके, उस काली सिंध की दो सहायक नदियां बताई, आहू नदी, और दूसरी सहायक नदी बताई परवन नदी। आगे अगर चंबल नदी नानेरा से आगे चलती है तो यहाँ पे एक मेज नदी आके मिलती है, जो कि उपरमाल के पठार से बूंदी होते हुए लाखेरी होते हुए लाखेरी के पास में जो है वो चंबल नदी में मिल रही है। इधर की साइड से एक नदी आ रही है एमपी से, तो एमपी से एक नदी आ रही है, आगे आने पे यहाँ पे एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती है, उसके बाद में फिर अपने 12 जिले में चलती है, उसके बाद में फिर से अपना एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाती हुई और यहाँ पे सवाई माधोपुर जिले में यहाँ मिल जाती है चंबल नदी में। चंबल नदी आगे चलती है तो इस जगह पे आके रामेश्वरम नाम की जगह पे आके इसमें एक सबसे बड़ी सहायक नदी आके मिल जाती है, उसका नाम है बनास। बनास कहाँ से निकल रही है? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इस तरीके से निकल रही है। इसकी एक सहायक नदी होती है आयरन नाम से चलती है, उदय सागर झील के बाद में वो बेड़च हो जाती है। ओके, बेड़च की भी सहायक नदी गंभीरी है, और यहाँ पे मेनल नदी भी आके मिलती है। तो बनास की अन्य सहायक नदियों में बात करें तो ऊपर साइड से इधर साइड से कोठारी नदी आ रही है, खारी नदी आ रही है, और डाई नदी आ रही है, और मासी नदी आ रही है। तो इस तरीके से ये अपनी बनास नदी चलती है, बीसलपुर बांध बनता है, टोंक के सारे होते हुए सवाई माधोपुर होती है, रामेश्वरम नाम की जगह पे मिल जाते हैं। तो ये प्रमुख नदियां मैंने आपको बता दी हैं। एक बार मैं कोशिश करता हूँ दोबारा से यहाँ पे आपको नामों को बताने के लिए, इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद रखने की कोशिश करनी है। आगे देखो, चंबल नदी, ठीक है। अब चंबल नदी में दो तरफ से आने वाली नदियां होंगी, एक तो होंगी अपनी दाई तरफ से, दाई तरफ से तो इस साइड से आ रही है, तो इधर वाली जो दाई तरफ से होंगी, और एक होंगी बाई तरफ से वाली। ओके, बाई तरफ से, तो दाई तरफ से आने वाली नदियों में काली सिंध है, उसके बाद में पार्वती है, और उसके बाद में एक सीप नदी है। तो तीन नदी है। काली सिंध की दो सहायक नदियां हैं, एक है आहू और एक है परवन। ये काली सिंध की है, आहू और परवन जो है काली सिंध की है। ये इंपॉर्टेंटली इधर है। अब बाई तरफ से अगर हम देखते हैं तो नीचे की साइड से सबसे नीचे एक बामनी नदी आ रही है। ओके, उसके बाद में एक मेज नदी आ रही है जो उपरमाल पठार वाले क्षेत्र से चल रही है, और उधर की साइड में बूंदी लाखेरी के पास में जाकर के इससे मिल रही है। ओके, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी आ रही है वो आ रही है अपनी बनास नदी। बनास नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी आ रही है। अब इस बनास नदी की सहायक नदियों को देखते हैं। तो बनास नदी की सहायक नदियों को अगर देखें तो एक है आयड़ या बेड़च, ठीक है, और इसमें एक आकर के मिलने वाली जो नदी है गंभीरी नदी। ये गंभीरी नदी आके मिलती है आयड़ और बेड़च में चित्तौड़गढ़ के पास में, और फिर ये बनास में जाके मिल जाती है। ओके, उसके बाद में अन्य नदियों की बात करें तो मेनाल, ओके, और अन्य और नदी की बात करें तो डाई, मासी। ये प्रमुख प्रमुख नदियां यहाँ पे मैंने आपके लिए बता दी हैं। खारी, डाई और मासी, ये तीन नदियां यहाँ पे मैंने बताई, और कोठारी नदी भी ये अपनी बनास की सहायक नदियां यहाँ पे बता दी। ओके, तो अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो सब हम पढ़ लेते हैं। बाकी मेनली मैप में आपको बता दिया है, और ये मैप जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, गूगल मैप के थ्रू ही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसे। देखिए, चंबल नदी का वैदिक नाम है चर्मवती। ओके, इसे कामधेनु या नित्यबाई नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से है? मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू कस्बे के पास में उत्तर में मध्य प्रदेश चानापाव की पहाड़ियों से होता है। तो महू जो है वो कस्बा है, और वो किसके अंदर आ रहा है? इंदौर जिले के अंदर में आ रहा है। ओके, तो महू जिला नहीं है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझसे शायद गड़बड़ी हो गई होगी। महू जिला नहीं है, महू एक कस्बा है इंदौर जिले के आने वाला, और वहाँ पे जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। ओके,
ये बारहमासी नदी है, हाँ 12 मास बहने वाली ये नदी है। और राजस्थान में प्रवेश इसका चौरासीगढ़ के ऐतिहासिक किले के पास चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। चित्तौड़गढ़ किले का जो नाम है इसका नाम है भैंसरौड़गढ़। 5 किलोमीटर आगे बामनी नदी आके मिलती है, जो हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है। भैंसरौड़गढ़ के पास में चंबल में मिलती है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट आपको याद रखना है, जब ये चंबल नदी जो चंबल नदी में आकर के एक बामनी नदी जब आकर के मिलती है तो वहां पे एक जलप्रपात बनता है। उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, नीचे की साइड में ये वाली। जब चंबल नदी में, ये चंबल नदी है, यहाँ पे इस जगह पे आके बामनी नदी आके मिल रही है तो यहाँ पे एक जलप्रपात बनता है। जलप्रपात का मतलब ऊंचे इलाके से नदी का नीचे गिरना। तो वो जो जलप्रपात है उसका नाम है अपना चूलिया जलप्रपात, और ये सबसे ऊंचा है राजस्थान का। ओके, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है, तो यह ध्यान रखना है, ये फैक्ट है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। प्रभाव वाले जिले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ से कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए आगरा और इटावा। तो अपने राजस्थान के ये जिले हुए चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। समापन कहाँ हो रहा है? आगरा जनपद के इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पर ही बने हुए हैं। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश व राजस्थान की 50-50 अनुपात में चंबल नदी घाटी परियोजना है, जिसमें 3 बांध हैं। 3 बांध कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ठीक है, तो ये 3 बांध जो है वो 50-50 पे बने हुए हैं। और ये जो कोटा बैराज है, ये कोटा बैराज भी एक तरीके से बांध ही बना हुआ है, लेकिन इसका राजस्थान में अलग से बनाया गया है और इसका उद्देश्य जो है वो सिंचाई पर है। लेकिन 50-50 पर जो बने हुए हैं वो गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। ओके, गांधी सागर की बात करते हैं। गांधी सागर जो है वो अपना तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर, एमपी में बना हुआ है। राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता वाला बांध है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान का सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता, इसकी क्षमता जो है वो सर्वाधिक जल भंडारण की है, तो वो राणा प्रताप सागर बांध है। राजस्थान की बात चल रही है। जवाहर सागर बांध ये कोटा में है। उसके बाद में कोटा में ही प्रॉपर सिटी के अंदर कोटा में कोटा बैराज बना हुआ है। तो कोटा सिंचाई बांध है ये, इसमें केवल सिंचाई हेतु नहरें ही निकलती हैं। जल विद्युत की बड़ी परियोजनाएं नहीं बनती हैं यहाँ से। यह राजस्थान का सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत बांध है। ओके, तो क्षेत्रफल काफी बड़ा है कोटा बैराज वाले क्षेत्र का। ठीक है, यह नदी 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, एमपी व राजस्थान में बहती है। बता दिया आपको, यह नदी बीहड़ और कंदराओं के लिए प्रसिद्ध है। अपने भौगोलिक विभाजन में बताया था, नलिका अपरदन के कारण वहां पे बहुत सारे बीहड़ बन जाते हैं, मिट्टी का अपरदन होता रहता है तो बीहड़ बन जाते हैं, जहाँ पे डाकू उस तरीके से प्राचीन समय पे आपने सुना होगा कि बीहड़ के दस्यु डाकू। तो वो बीहड़ जो है वो धौलपुर, मुरैना एमपी में पड़ता है, धौलपुर सवाईमाधोपुर वाले क्षेत्र में है। ओके, सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता कराने वाली नदी है, तो ये सर्वाधिक सतही जल जो है वो इसके थ्रू मिलता है। और बनास के बारे में मैंने क्या बताया? सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, वो जो उसका बेसिन बन के आ रहा है वो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाला है राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक अवनाल का अपरदन होता है इस नदी के कारण, तभी बीहड़ बन रहे हैं। कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक चंबल नदी के बहाव क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। डांग क्षेत्र जो होता है वो अपने बीहड़ों के उच्च वाला भाग जो होता है। बूंदी के केशवराय पाटन पर चंबल नदी का पाट चौड़ा और गहराई अधिक है। ओके, ये वाला मैप जो है मैं आपको क्लियरली समझा चुका हूँ। चंबल नदी का इस तरीके से निकल के अपने बॉर्डर बनाते हुए जा रही है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी बनास की भी जो सहायक नदियां हैं वो सब मैंने यहाँ पे आपको बता दी। बाकी आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। चंबल की सहायक नदियां, पहले हम देखते हैं पूर्व और दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां। ठीक है, यानी इधर की साइड से, दाहिने साइड से आने वाली, चंबल जिस साइड में जा रही है उसके दाहिने साइड से आने वाली नदियां। तो कुल्लू और कुनेर ये गुना से निकलती है और बारां में प्रवाहित होती है और वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है। ये करौली एमपी सीमा पर चंबल में मिल जाती है। तो ठीक है, तो ये उद्गम उसका गुना में होता है, बारां के पास में होके थोड़ा सा बारां, फिर एमपी, फिर से लास्ट में ये अपना चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश में सीहोर से निकलती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है? करियाहाट के पास में, बारां में पास प्रवेश होता है। बारां में होती हुई कोटा से सवाईमाधोपुर, पालीघाट में चंबल में मिल जाती है। ओके,
12 कोटा और सवाई माधोपुर इसके प्रभाव क्षेत्र हैं। लंबाई इसकी 65 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर। पार्वती की सहायक नदी नाम याद कर सकें तो कर लेना, नहीं कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। लासी, बैतली, अंधेरी, बिलास, रैतली, डूबराज ये ज्यादातर जो है एमपी के अंदर है। निमाज नदी राजगढ़ से निकल रही है। कोलू खोड़ी अपने झालावाड़ में वहां पे एंटर कर रही है और झालावाड़ बारा में बहते हुए अपने चंबल नदी में मिल जाती है। परवन नदी इसका उद्गम जो है वो अनिकपुर मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में खारीबोर नाम की जगह है झालावाड़ में, वहां पे एंटर कर रही है। झालावाड़ और बारा में बहती हुई है और पलायता बारा के पास काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है ये दाड़ छापी, ये आप उसमें देख लेना नोट्स में। परवन नदी शेरगढ़ अचरौली अभ्यारण्य बारा के बीच में से निकलती है। इसके किनारे शेरगढ़ का किला और शेरगढ़ किला के निर्माता जो है वो शेरशाह सूरी। ओके, ये फैक्ट्स हैं, कुछ आप याद करने पड़ेंगे आपको। काली सिंध नदी ये बागली गांव देवास एमपी से निकलती है। रायपुर के निकट बिंदा गांव झालावाड़ में वहां राजस्थान में एंटर कर रही है। प्रवाह झालावाड़ बारा और कोटा में इसे बहती हुई और चंबल नदी में मिल जाती है नानेरा कोटा के पास में। इसकी सहायक कौन सी है? परवन, आहू, जाट, शामली, चंद्रभागा, आमजद। हरिश्चंद्र बांध वो काली सिंध नदी पर बना हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 278 किलोमीटर है और राजस्थान में 145 किलोमीटर है। एक और नदी आहू नदी कहाँ से निकल रही है? सुसनेर एमपी से निकल रही है। राजस्थान में कहाँ पे एंटर कर रही है? नंदपुर झालावाड़ में। तो ये फैक्ट्स है, आप ये 2-3 बार देखने ही पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम में जो भी पूछा जाए वो पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं कि आहू नदी राजस्थान में किस स्थान से एंटर करती है, तो पूछ सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे शामिल किए। कौन कौन से जिलों में बह रही है? झालावाड़ कोटा। कहाँ पे मिल रही है? गागरोन झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है पीपलाज और रेवा। उसके बाद में आलनिया नदी उद्गम कोटा की मुकुंदरावाड़ा हिल से जवाड़ सागर से पहले नोटाना गांव के पास में इसका उद्गम है और कोटा में ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। प्रभा कोटा में ही है। चंबल, आलनिया, आहू, काली सिंध, परवन, निमाज, पार्वती, कुन्नू ये नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम बताया हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं पश्चिम की ओर से आने वाली नदियां, यानी चंबल जिस साइड में बह रही है, चंबल के बहने की दिशा में बाईं तरफ से आने वाली नदियां। ओके, चंबल की ऐसे चंबल इस तरीके से बह रही है तो इसके पश्चिम बोल लीजिए क्योंकि ये दशा पश्चिम है, या चंबल के बाईं तरफ बोल लीजिए इसे। ओके, और इधर की मैंने अगर बात की तो ज्यादातर नदियां इस क्षेत्र से आ रही थी तो इसे या तो दाईं दिशा बोल सकते हैं, या जो ये दो दिशा है पूरब और दक्षिण, तो पूरब दक्षिण से आने वाली नदियां मैंने बताया था। अभी पश्चिम इस साइड से आने वाली नदियां। ओके, इस तरीके से, तो इसकी इस साइड से आने वाली नदियां। बामनी नदी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से आती है, चित्तौड़गढ़ में प्रवाहित होती है। समापन जो है वो उसका भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास में चंबल नदी में हो जाता है। मेज नदी ये मंडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, भीलवाड़ा और बूंदी में बहती हुई कोटा में भैंसलाना के पास चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बाजन, कोराल, मांगली, और मांगली नदी पर भीमलत बूंदी में एक जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने घुमा हुआ है, मांगली नदी पर यह भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। चाकड़ नदी जो है वो चाकड़ बांध निर्मित करती है और ये भी इसकी सहायक नदियों में से एक है। ओके, अब बात करते हैं बनास नदी। बनास नदी इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसे बन की आशा या बर्ण आशा या वशिष्टि भी बोला जाता है, तो ये इसके अन्य नाम है, बन की आशा, बर्ण आशा या वशिष्टि। उद्गम कहाँ से हो रहा है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। समापन कहाँ हो रहा है? रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में। सीप नदी तथा बनास तथा चंबल ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती हैं रामेश्वरम में। ओके, राजसमंद में बहने के पश्चात यह नदी चित्तौड़गढ़ में बहती है। उसके बाद में भीलवाड़ा में मंडलगढ़ के बीगोद नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम होता है। कौन कौन सी नदियों का होता है? एक आ रही है बेडच, एक आ रही है मेनल और इधर की साइड में आ रही है बनास। 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है, तो उसे त्रिवेणी संगम। तो मंडलगढ़ के बीगोद वहां पे इनका त्रिवेणी संगम हो रहा है। बनास नदी टोंक जिले में सर्वाकार रूप से बहती है, मैंने मैप में बताया था, इस तरीके से टोंक जिले में बहती है। इसकी लंबाई जो है वो 480 किलोमीटर है। जल ग्रहण या अब्बा फैलाव क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है इसका। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर राजस्थान के अंदर सबसे अधिक लंबी नदी पूर्णतः जो राजस्थान में ही बहती है वो कौन सी है? वो ये अपनी बनास नदी है। ओके, टोडराय सिंह टोंक में बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है। ओके, तो ये टोंक में बीसलपुर बांध बना हुआ है।
2005 में यहाँ पे जो बीसलपुर पानी को टोरडी सागर में भेजने के लिए वहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो वहाँ पे गोलीकांड में 5 लोग मारे गए थे। तो उसके बाद में गोयल आग बैठाया गया था। ठीक है, तो केवल राजस्थान में बहाव के आधार पर यह सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम इसी नदी पर है। ओके, त्रिवेणी संगम का मतलब जहाँ पे आके 3 नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। बनास की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? पूर्व की तरफ से आने वाली देखते हैं, बेड़च नदी। ये जो है वो आयड़ नदी के रूप में, आयड़ सभ्यता इसी के किनारे पनपी थी, उदयपुर से निकलती है, मैंने बता दिया आपको। गोविंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। उद्गम स्थल से उदय सागर झील तक इसका नाम आहड़ है। ओके, उसके बाद में उदय सागर झील, जिसका निर्माण उदय सिंह के द्वारा 1564 में, इसके बाद में इस नदी का नाम जो हो जाता है बेड़च हो जाता है। उससे पहले इसे आहड़ या आयड़ बोला जाता है। इसका समापन जो है वो बीगोद भीलवाड़ा के पास बनास नदी में होता है। ओके, इधर की साइड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम जो है वो बनास, बेड़च और मेनाल 3 नदियों का संगम है यहाँ पे बीगोद भीलवाड़ा के पास में। मैप में मैं आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैप है, इसमें आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे 3 नदियाँ आके मिल रही हैं। ये तो अपनी बनास नदी जा ही रही है। ओके, इधर की साइड से आयड़ नदी आई, नाम बदल गया उदय सागर झील के बाद में बेड़च। इसकी एक सहायक नदी गंभीरी आके बेड़च ही चल रही है। यहाँ पे बीगोद है भीलवाड़ा में, और एक मीनाल नदी आकर के इसमें मिल रही है। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का। कौन कौन सी नदियाँ हैं? बेड़च, उसके अलावा दूसरी मीनाल और अपनी बनास। इसकी लंबाई कितनी है बेड़च नदी की? 190 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? गंभीरी, गुजरी, बागन और ये सहायक नदी है। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी से गंभीरी नदी मिलती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके किनारे पे मिलती है, तो वहाँ पे इनका संगम होता है। चित्तौड़गढ़ इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के निकट इस नदी पर गोसुंडा का बांध है। तो ये आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के पास में वहाँ पे गोसुंडा का बांध जो बना हुआ है, किस नदी पे बना हुआ है? बेड़च नदी पर बना हुआ है। ओके, अब पश्चिम उत्तर से आने वाली नदियां बनास के लिए। ओके, बनास की बात चल रही है। पहली बात करते हैं कोठारी। कोठारी में जो आ रहा है वो उद्गम कहाँ से हो रहा है? देवेर या मेवाड़ का मैराथन कहलाता है, राजसमंद से हो रहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र राजसमंद और भीलवाड़ा है। समापन मंडलगढ़ से 8 किलोमीटर दूर नंदराय नामक स्थान पर बनास नदी में ये मिल जाती है। इसी स्थान पर मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना हुआ है। तो मेजा बांध जो बना हुआ है वो कोठारी नदी पर बना हुआ है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा को मेजा बांध द्वारा जलापूर्ति होती है। इसकी पाल को ग्रीन माउंट कहते हैं। इस नदी के किनारे बागोर सभ्यता पनपी थी। तो बागोर सभ्यता, ये अपना राजस्थान हिस्ट्री का जब टॉपिक आएंगे तो उसमें सभ्यताओं का पहला टॉपिक रहेगा या दूसरा टॉपिक रहेगा। पहला जो होगा इतिहास के स्रोतों को जानने का रहेगा, उसके बाद राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो उसमें जो सारी सभ्यताएं उनको बताएंगे, बागोर सभ्यता, आयड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ये सब बताई जाएंगी। ये भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो है अपनी 145 किलोमीटर है। तो ये कौन सी नदी कंप्लीट हुई? कोठारी नदी। उसके बाद में खारी नदी कहाँ से निकल रही है? देवगढ़ राजसमंद से, बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकल रही है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहती हुई देवली के पास टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। इसकी कोई सहायक नदी जो है वो मानसी है। मासी नदी किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से निकल रही है। अजमेर और टोंक बहते हुए टोंक के पास में बनास नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है सहोदरा और बांडी। ओके, तो ये बांडी इस साइड वाली है, उधर की वाली लुनी नदी की सहायक अलग बताई थी, इधर वाली। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो जाता है कि बांडी नदी या सुकड़ी नदी, ये नाम जो है 2-2, 3-3 बार आ जाते हैं। खारी नदी तो 3-4 बार आ जाता है। तो जो भी मेरे तरफ से हो सकता था वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे करेक्ट लेके आने की कोशिश की है। ओके, मोरेल नदी, तो छोटी छोटी नदियों का वैसे भी पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको सहायक नदियों के नाम पते होना चाहिए। ओके, मोरेल नदी का उद्गम जो हो रहा है चैनपुरा गांव से, बस्सी जयपुर से हो रहा है। उसके बाद में ये जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर होते हुए हाड़ौती गांव करौली के आसपास में वो सवाई माधोपुर जिले में और बनास नदी में मिल जाती है। ढूंढ इसकी मुख्य सहायक नदी है, जयपुर से निकलती है। मोरेल नदी पर दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पीलू खेड़ा सवाई माधोपुर के निकट मोरेल बांध बना हुआ है। तो ये मोरेल नदी है, इसकी सहायक नदी। एक कालीसिल नदी आती है जो सपोट्रा करौली से निकलती है, करौली सवाई माधोपुर बहते हुए हाड़ौती गांव के पास में बनास में मिल जाती है। एक डाई नदी आती है, अजमेर के नसीराबाद से निकलती है, अजमेर टोंक में बहते हुए बीसलपुर में बनास में मिल जाती है। एक बांडी नंबर 3 आती है, वो जयपुर के सामुद की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर जिले में बहते हुई टोंक में जाकर के मासी में
मिल जाती है। एक ढील नदी आती है, बावली गांव से निकलती है, सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है। ओके, तो ये जो है वो प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ पे दूसरा मैप यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इस तरीके से। ये राजसमंद से निकल रही है बनास नदी, और ये इस तरीके से टोंक से होते हुए और अपने सवाई माधोपुर में होकर के पहुंच रही है। ओके, तो ये कितने जिले इंपॉर्टेंट हैं? राजसमंद, भीलवाड़ा, उसके अलावा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में इसके लिए टोंक और ये भीलवाड़ा, और यहाँ पे अपना सवाई माधोपुर। ये 6 जिले इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में टोंक, और उसके बाद में ये अपना सवाई माधोपुर। और इधर की साइड से अगर देखा जाए तो अजमेर से नदियां आ रही हैं ये। तो कौन कौन सी नदियां सहायक हुई इसकी? बेड़च, मेनाल, उसके अलावा कोठारी, खारी, मानसी, ये सहायक नदियां जो हैं वो अपनी खारी की सहायक नदी है मानसी, इस तरीके से। और ये अगर आके देखते हैं तो एक मासी नदी आती है, और ये सब जाके कहाँ मिल रही हैं? रामेश्वर के पास में जो मिल रही है वो किस नदी में मिल रही है? चंबल नदी में जाकर के मिल रही है। ये वाला वो पहले वाला मैप है, आप दोबारा से खुद से इसे रिवाइज करना। ओके, तो ये प्रमुख नदियां हो गई जो चंबल की सहायक नदियां हैं। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों में चंबल के बाद में दूसरी जो डायरेक्ट नदी है जो अपना पानी यमुना नदी में छोड़ती है वो है बाणगंगा। ठीक है, तो पहली तो हमने सारी की सारी चंबल नदी तंत्र में ही पढ़ लिया। चंबल में इंपॉर्टेंट बनास को भी यहाँ हमने पूरी तरीके से देख लिया। अब देखते हैं बाणगंगा नदी। देखो इसका उद्गम कहाँ से? बैराट नगर के पास से दक्षिण में वहां पे मेड़ गांव की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है ये नदी। और इसकी सहायक नदी हैं सूरी नदी और पलोसन नदी। तो ये मैंने पिछले वाले मैप में भी मैंने आपको बताया था, जयपुर से ऊपर की साइड में बैराटनगर की पहाड़ियां हैं, इनसे निकल के जा रही है बाणगंगा नदी। ओके, उत्तर से दक्षिण की ओर बहने के बाद जयपुर जिले में रामगढ़ के पास में इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। दौसा में बहते हुए भरतपुर के घना राष्ट्रीय उद्यान में गुजरते हुए उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अब क्योंकि बारिश उतनी होती नहीं है तो अपना जो घना पश्चिम बिहार है वहाँ पे पानी की उपलब्धता कम होती है। फिर भी आज के समय पे कोशिश की जा रही है, चंबल के थ्रू डायरेक्ट पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पे। ओके, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा हुआ? जयपुर, दौसा, भरतपुर। इस नदी पर रामगढ़ बांध बना हुआ है। इसका निर्माण 1903 में राम सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया। 1982 में रामगढ़ बांध में एशियाई खेलों की नौकायन प्रतियोगिता संपन्न हुई थी। जयपुर शहर को पेयजल की सुविधा इस नदी से उपलब्ध कराई जाती है। इस नदी की लंबाई जो है 380 किलोमीटर है। इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहा जाता है, इसे रुंडिता नदी भी कहते हैं। बाकी ऐसा बताया जाता है कि महाभारत के समय पे जब पांडव अज्ञातवास में गुजार रहे थे तो अर्जुन ने अपने बाण के द्वारा ये जो गंगा का प्रवाह किया था, इस नदी को निकाला था, तो इसलिए बाण गंगा बोला जाता है। बाण धनुष के द्वारा उन्होंने यहाँ पे इस नदी का जो है वो उद्गम किया था। इस नदी के किनारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता बैराट सभ्यता भी विकसित हुई थी, तो सभ्यताओं वाले टॉपिक में देखेंगे। यह राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना में ले जाती है। प्रथम नदी चंबल पढ़ा ही दिया मैंने। गंभीर मैनपुरी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। तो गंभीरी नदी अलग है, तो गंभीर नदी अलग से देखते। अच्छा, गंभीरी और गंभीर ये दोनों नाम यार को अलग अलग ध्यान रखने। ये गंभीरी वो नदी है जो चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में अपनी बेड़च नदी में आकर के मिल रही है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में बेड़च आ रही है, जिसे उदय सागर झील से पहले आयड़ बोला जाता है। बेड़च आ रही है और वहां पे एक गंभीरी नदी भी आके मिलती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में। ओके, और ये गंभीर नदी है, ये करौली जिले से निकलती है। उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और इनमें बहते हुए यूपी में निकल जाती है। और यूपी के बाद में फिर से धौलपुर में राजाखेड़ा तहसील में बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसका समापन मैनपुरी यूपी में यमुना नदी में होता है। खानवा युद्ध के मैदान इसी नदी के पास में स्थित है। इसकी सहायक नदियां पार्वती, शेरनी, मेड़का, पांचनाग, खेर और शेषा। पार्वती नदी धौलपुर में ही निकलती है और धौलपुर जिले में ही गंभीरी नदी में मिल जाती है। यह नदी भी राष्ट्रीय उद्यान घना के अंदर जाती है। पांचना, शेषा, खेर ये सहायक नदियां हैं। अजान बांध जो है वो भरतपुर में बना हुआ है, तो उसमें पानी नहीं पहुंचता है, तो वो चंबल नदी से पाइपलाइन के द्वारा वहां पे पानी लाया जा रहा है। इस नदी पर अंगाई बांध बना हुआ है। ओके, तो ये अपनी गंभीरी नदी हो गई। तो ये अपनी जो प्रमुख नदियां मैंने आपको इधर की साइड में जाने वाली बताई। एक तो बताई चंबल नदी, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बता दी बनास।
उसके अलावा एक नदी बताई बाणगंगा और उसके अलावा एक नदी बता दी गंभीरी नदी। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट इनका नदी तंत्र है। गंभीरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाणगंगा का भी थोड़ा सा है, बट चंबल नदी तंत्र और बनास का पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली प्रमुख नदियां मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में। तो आंतरिक प्रवाह वाली नदियों के बारे में पहली बात तो ये है कि 60% नदियों में से यही है, ये बारहमासी नहीं है। छोटे से समय के लिए जब बरसात होती है तो 20-30 किलोमीटर तक बहने वाली नदियां हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपने सुने ही होंगे, घग्गर नदी, काकनी नदी, कांतली नदी, मेंथा, रूपनगढ़ और सावी नदी, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी और कुछ है नहीं इसमें स्पेशली। जो अपने पश्चिम मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है उसमें ज्यादातर नदियां जो हैं वो अपनी विलुप्त हो जाती हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में। ओके, देखिए अपने जैसलमेर में एक नदी है जिसका नाम है काकनी। ओके, तो ये काकनी नदी है। इधर की साइड में हिमाचल में कालका से निकल के आने वाली है घग्गर नदी है। अपने हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान से एंटर करती है, हनुमानगढ़ के बाद में आगे जाकर के वो सूखने लग जाती है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे मैंने बताया था आपको हर्ष की पहाड़ियाँ इधर की साइड में, और यहाँ खंडेला की पहाड़ियाँ। तो खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है कांतली, और ये चूरू और झुंझुनू के बॉर्डर पे जाकर के अपना यहाँ पे जो है वो विलुप्त हो जाती है। उसके अलावा मेंथा और रूपनगढ़ नदियां जो हैं वो अपने यहाँ पे सामर झील आपको दिख रही होगी, तो सामर झील ये है, ये सामर झील है। मेंथा और रूपनगढ़ नदियां जो है वो सामर झील में अपना पानी छोड़ देती हैं, तो आंतरिक प्रवाह वाली हैं। और इधर की साइड में एक नदी है सावी नदी। सावी नदी जो है वो अपना अलवर होते हुए हरियाणा में निकल जाती है। तो एक एक नदी का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या है? घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो विलुप्त हो जाती है, वो कौन सी है? घग्गर नदी। कंफ्यूजन नहीं होना है, सारी चीजें कॉन्सेप्टली क्लियर है। ओके, उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियां, शिवालिक श्रेणियां की पहाड़ियां हैं। प्रवाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है इसका। राजस्थान में प्रवेश जो हो रहा है वो हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी के पास में तलवाड़ा गांव के पास में से यहाँ प्रवेश हो रहा है। घग्गर नदी का समापन जो है वो सूरतगढ़, गंगानगर, फिर अनूपगढ़, या फिर अगर आगे बढ़ जाए पानी आ जाए तो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, बहावलपुर तक चला जाता है। वहाँ इस नदी के प्रवाह को हकरा के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना है घग्गर। ओके, और नॉर्मली ये अपने श्री गंगानगर में ही विलुप्त हो जाती है। अगर ये आगे भी चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है पाकिस्तान में, तो वहाँ इसे हकरा नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का वैदिक नाम, प्राचीन नाम वो है दृष्टवती। सरस्वती व दृष्टवती प्राचीन कालीन दो नदियां थी। सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, तो ये माना जाता है कि ये सरस्वती का ही अवशेष है। और जो भी है प्रमाण बताते भी हैं, उस तरीके से एविडेंस बताते हैं। ये दृष्टवती घग्गर वर्तमान में बह रही है। जो दृष्टवती नदी है वो घग्गर के नाम से वर्तमान में बह रही है। वर्तमान में इसका नाम मृत नदी है। घग्गर नदी का पाठ क्षेत्र नाली कहलाता है। इस नदी में हरियाणा में ओटू झील सिरसा में है, यानी ओटू झील होकर के ये नदी निकलती है। कालीबंगा सभ्यता का विकास घग्गर नदी के किनारे पर ही हुआ था। तो ये अपनी घग्गर नदी की इंपॉर्टेंट बात जो है वो इंपॉर्टेंट बता दी। और सबसे खास बात यह है कि घग्गर नदी जो है वो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है। बस इतना ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी कौन सी है आंतरिक प्रवाह वाली, जो है वो घग्गर नदी है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका प्राचीन नाम दृष्टवती था। उसके अलावा ये अगर जाती है, अधिक बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक जगह तक पहुंच जाती है, और पाकिस्तान में इसका नाम हकरा नाम से बोला जाता है। अगली नदी सावी नदी। सावी नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है। साईवाड़ त्रिवेणी धाम की पहाड़ियों से निकलकर सीकर जिले में जाकर वापस जयपुर में NH 8 से होती हुई कोटपुतली, बानसूर, बहरोड़, मंडावर, तिजारा, किशनगढ़ होती हुई हरियाणा के पटौदी गांव के पास में जाकर के विलुप्त हो जाती है। इसका प्रभाव क्षेत्र जयपुर, सीकर, अलवर में है। राज्य राजस्थान और हरियाणा दो राज्यों में बहती है। इसकी सहायक नदी है सोता नाला, कोटपुतली तहसील से निकलने वाली। और इसके बारे में कुछ प्रचलित कहावत है, अकबर बांधी ना बधूं ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं, सावी नाम का हूं। तो ये इसके बारे में प्रचलित कहावत है। ओके, तो ये अपनी सावी नदी। और ये सारी चीजें जो है वो एक दो बार आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी। मेन चीज है मैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना। मैप में आपको पता होना चाहिए चंबल नदी पे बने हुए बांध, उनकी सहायक नदियां किस किस तरीके से वो राज्यों के बीच सीमा बना रही हैं, और कौन कौन सी जगह पे त्रिवेणी संगम में किस तरीके से वो मोड़ लेती हैं, ये आपको पूरा पता होना चाहिए मैप में। बाकी कुछ फैक्ट्स जो है वो तो आपको नोट्स डाउनलोड करने का तरीका यही है। एक तो पढ़ने का है, एप्लीकेशन में आप पढ़ भी सकते हैं। साइड में गूगल ड्राइव लिंक है, उसमें सारी चीज़ें जमी हुई हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।
तो ये कुछ चीज़ें जो है रिवाइज कर लेना। बाकी मैप जो है वो मैंने फैक्चुअल रूप में अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं। उद्गम कांतली नदी का, इसे अपना कांतली नदी को काटली नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये मौसमी नदी है। खंडेला गांव की पहाड़ियों से सीकर जिले में यह झुंझुनू को दो भागों में काटती है, इसलिए काटली इसे कहा जाता है। ओके, इसका समापन चूरू और झुंझुनू की सीमा पर है। प्रवाह सीकर और झुंझुनू दो जिलों के बीच में है और चूरू पर जाते खत्म हो जाती है। गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। तोरावाटी कांतली क्षेत्र का प्रवाह क्षेत्र है, मैंने आपको बताया था अपने भौगोलिक विभाजन में। तोरावाटी जो है वो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। नदी काकने, काकनी या मसूरदी, ठीक है, जैसलमेर शहर के उत्तर में कोटली गांव से इसका उद्गम होता है। भुज झील है जैसलमेर में, वहां पर जाकर के ये विलुप्त हो जाती है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी कहा जाता है। ओके, मसूरदी इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। द्रव्यवती नदी जयपुर के शहर के नाहरगढ़ की पहाड़ियों से आधुनिक कुंड से निकलती है, जयपुर शहर के बीच से बहती हुई है और ये अपने कानोता बांध के पास में मिल जाती है। ओके, उसके बाद में मेंथा नदी, ये द्रव्यवती नदी, जिसका आपने अगर जयपुर में रहते हैं तो द्रव्यवती रिवर फ्रंट आपने नाम सुना होगा, द्रव्यवती के बीचों बीच में से निकलती है। इसकी एक सहायक या बोल सकते हैं अमानी शाह का नाला, इसी का हिस्सा बोला जाता है उसे। और सरकार ने इस पर काफ़ी रुपए खर्च किए हुए हैं, अपनी वसुंधरा सरकार ने इस पर काफ़ी 1500-1600 करोड़ रुपए खर्च किए। उसके बाद में रिवर फ्रंट बनाया। कोशिश यह की थी कि हम गुजरात अहमदाबाद के साबरमती नदी जैसा रिवर फ्रंट बना दें। बाकी अपने यहाँ द्रव्यवती पे सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मान सकते हैं रुपयों का घोटाला हुआ। और अभी भी अगर आप जाएंगे रिवर फ्रंट पे तो आपको वहाँ पे बहुत अजीब अजीब किस्म की बदबू सूखने को मिलेगी। ओके, तो ये द्रव्यवती नदी जयपुर के बीचों बीच होकर निकल रही है। मेंथा नदी, इसका उद्गम जयपुर जिले के मनोहरपुर की पहाड़ियों से है। उसके प्रवाह क्षेत्र जयपुर सीकर नागौर है और समापन कहाँ पे हो रहा है, अपना सांभर झील में। तो सांभर झील में पहुंचने वाली है मेंथा नदी। ओके, उसके बाद में रूपारेल नदी अलवर सरिस्का के आगे उदयनाथ की पहाड़ियों से ये निकलती है और अलवर भरतपुर के पास में ये प्रवाह करती है और भरतपुर के पास में ये विलुप्त हो जाती है रूपारेल नदी। प्राचीन रियासती शासन में अलवर भरतपुर रियासतों में इस नदी को लेकर विवाद रहता था। तो रूपारेल नदी, जिसे अन्य नाम जो है बारहा नाम है, तो रूपारेल नदी। ओके, रूपनगढ़ नाला, इसका उद्गम जो है वो नागपहाड़ अजमेर से अजमेर क्षेत्र में प्रवाहित होती है और सांभर झील में जाकर के मिल जाती है। तो ये अपनी मेंथा, रूपनगढ़, ये सांभर झील में मिल रही हैं। उसके अलावा खारी और कंडेल नदी जयपुर के आसपास की पहाड़ियों से निकलती हैं, सांभर झील में आकर के ये दोनों समाप्त हो जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी बता दी, गग्गर बता दिया, जो अंत्य प्रवाह वाली जो है गग्गर बताया, कांतली बता दिया, काकनी बताया, काकनी जो है वो अपने जैसलमेर वाली नदी बताई थी। उसके अलावा रूपनगढ़, मेंथा, ये जो है वो अपना पानी जो है वो सांभर झील में छोड़ रहे हैं। और रूपारेल नदी अलवर वाली और साबी नदी। ओके, अब बात करते हैं संभागों के आधार पर नदियाँ। अब देखो नदियाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं, बंगाल खाड़ी की साइड वाली, अरब सागर साइड वाली और अंत्य प्रवाह वाली। अभी ज़्यादातर नदियाँ तो कंप्लीट कर दी हैं। अब इनको रिवाइज करते हैं दूसरे तरीके से कैसे कि किस किस क्षेत्र में कितनी नदियां हैं संभागों के आधार पे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग ऐसा संभाग है जिसमें एक ही नदी बहती है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके अलावा चूरू। ओके, तो 4 जिले आते हैं, उनमें एक ही नदी आके बहती है, वो है अपनी गग्गर नदी। इस तरीके से अपना जैसे ऊपर वाला इलाका है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, तो एक नदी आकर बहती है, वो है गग्गर नदी। और ये भी पूर्ण प्रवाह वाली नहीं है, आंतरिक प्रवाह वाली है। और ये भी 2 जिलों से होकर बहती है। 2 जिले कौन कौन से हैं, एक तो अपना हनुमानगढ़ और दूसरा श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर के बाद में पाकिस्तान चल जाती है। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं बीकानेर और चूरू। खास इंपॉर्टेंट बात इनकी है कि इन दोनों जिलों में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। ओके, तो इससे कौन कौन सी नदी बह रही है, गंगानगर में गग्गर बह रही है और हनुमानगढ़ में गग्गर बह रही है। बीकानेर, चूरू ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। इंपॉर्टेंट और खास बात है ये। ओके, जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर से निकलने वाली हैं बाणगंगा, सावी, द्रव्यवती, मोरेल, मेंथा, रूपनगढ़ नाला, खारी, खंडेल, सोता नाला, धूल, रतन गंगा। ठीक है, उसके अलावा अलवर की बात करें, रूपारेल, चूहड़, सावी, सोता नाला, ये छोटी छोटी नदी हैं, ये ध्यान नहीं रखा। सीकर की बात करें तो कातली और सावी, ये 2 ध्यान रखना है। झुंझुनू की बात करें तो कातली उसी में होकर के बहती है जो सीकर से जाती है। दौसा की बात करें तो बाणगंगा जो कि जयपुर से निकल के आ रही है। ओके, उसके बाद में हम भरतपुर की बात करते हैं। भरतपुर में बाणगंगा,
भरतपुर संभाग में भरतपुर जिला आता है, धौलपुर आता है, सवाई माधोपुर और करौली। तो बाणगंगा भरतपुर से होके बहती है, गंभीर भी बहती है, उसके बाद में रूपा रेल भी बहती है। धौलपुर की बात करें तो चंबल, पार्वती और गंभीर 3 नदियां बहती हैं इंपॉर्टेंट। सवाई माधोपुर में चंबल बह की जाती है, बनास बहती है, सीप, कालीसिल, मोरेल और गंभीर नदियां। करौली में चंबल, भद्रावती, बरखेड़ा, आटी और ये गंभीर, इस तरीके से ये देख लिया। कोटा संभाग की बात करें, कोटा सर्वाधिक नदियां जो कोटा संभाग में बहती हैं। कोटा से कौन कौन सी बहती हैं? चंबल, पार्वती, काली सिंध, आहू, आलनिया, मेज और तकली। बारां से बहने वाली पार्वती, परवन, काली सिंध, उसके अलावा लासी। ओके, उसके बाद झालावाड़ से परवन, निमाज, काली सिंध, चंद्रभागा, पिपलाज, आहू, घोड़ा पछाड़, ठीक है, कालीखाड़, चंबली, ये नदियां हैं। और आप जब देखेंगे तो डाउनलोड करके देख लेना, ये सारी चीजें अभी रटने वाली चीजें हैं। बाकी मेन नदियां मैंने आपको बता दी। बूंदी से चंबल, मेज, कुराल, घोड़ा पछाड़, मंगली, चाकड़ा, ये नदियां हैं। तो हमने 4 संभाग देख लिए, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा। अब उसके बाद बात करते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर से कौन कौन सी जा रही हैं? आहड़ या बेडच, सोम, साबरमती, बाकल, मानसी, से। डूंगरपुर से सोम, जाखम, माही, सोनी, अनास। बांसवाड़ा से माही, इरू, अनास, चाप, हारन, चैनी, ठीक है। उसके बाद में प्रतापगढ़ की बात करते हैं, जाखम, माही, इरू। चित्तौड़गढ़ गंभीरी, बेड़च, बनास, गोजरी, औरई, बामनी, चंबल, ठीक है। चंबल ये दूसरी है, वो वाला हिस्सा है चंबल का जो आप देखेंगे तो भैंसरोडगढ़ वाला और रावतबाड़ा वाला क्षेत्र का हिस्सा है। ओके, राजसमंद से बनास, कोठारी, खारी, चंद्रभागा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अजमेर। अजमेर से जिले से ही लूनी, सागरमती, सरस्वती, रूपनगढ़ नाला, खारी, ढाई, मानसी, सोहदरा, बांडी, बनास। ओके, टोंक से बनास, खारी, सहोदरा। अभी देख लेना खुद आपसे, एक तरीके से मैंने यहाँ पे जो है संभागवाद मैंने आपको बता दिया। जोधपुर ये सारी की सारी लिखी हुई हैं, आपको देखना ही है। ओके, तो बहुत सारी नदियां हैं, इन सारी नदियों को कुछ से ऐसी नदियां हैं जिनका पिछले 20-30 सालों से ही कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। वो एक दिन भी नहीं बह पाती है बारिश के समय पे, क्योंकि वहाँ पे अब जो है वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उपजाऊ हो गया है। वहाँ पे या तो खेत बना लिए गए हैं या वहाँ पे लोग रहने लग गए हैं, नदियों को पाट दिया गया है, तो इसलिए बाढ़ आने के चांस भी होते हैं उस कारण। ओके, बट बहुत सारी नदियां ऐसी हैं, अब हर नदी को तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो मतलब एक तरीके से पिछले 20-25 सालों से कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं, जो इनमें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों के किनारे स्थित शहर या कस्बे। देखो, कोटा शहर किस नदी के किनारे? चंबल के। नाथद्वारा, बनास के। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इनमें से ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, संभाग वाली हर चीज को तो ध्यान नहीं रखना है, बट ये कस्बा और शहर का पूछा जा सकता है। सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे? बनास के। आसिंद, खारी के। सुमेरपुर, जवाई नदी के किनारे। अजमेर, लूनी नदी के किनारे। हनुमानगढ़, गग्गर के किनारे। अनूपगढ़, गग्गर के किनारे। गंभीर के किनारे पीलूकापुरा। ओके, माही इसके किनारे गलियाकोट डूंगरपुर में। ओके, एरनपुरा कस्बा जवाई नदी के किनारे। मंडोर नागरिदी जलधारा के किनारे। भीलवाड़ा कोठरी नदी के किनारे। केसरोपाटन चंबल के किनारे। टोंक बनास के किनारे। विजयनगर खारी के किनारे। ओके, ये कस्बा है छोटा वाला। ओके, उसके बाद में गुलाबपुरा खारी के किनारे। जालौर सुकड़ी के किनारे। बालोतरा लूनी के किनारे। सूरतगढ़ गग्गर के किनारे। पाली बांडी के किनारे। जंबारामगढ़ बाणगंगा के किनारे। झालावाड़ कालीचंद के किनारे। बीलाड़ा लूनी के किनारे। शिवगंज जवाई के किनारे और चित्तौड़गढ़ बेडच के किनारे। तो ये आप एक बार देख लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारी चीजें यहाँ पे एक साथ में मैंने क्लियर की हैं। जल दुर्ग, तो जो जल में बसे हुए दुर्ग हैं या जल के किनारे उस तरीके से बसे हुए दुर्ग हैं। दुर्गों के अलग अलग प्रकार होते हैं, जल दुर्ग होता है, उसके अलावा पहाड़ी दुर्ग होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। बट यहाँ पे देखिए जल दुर्ग कौन कौन से हैं। गागरोन दुर्ग जो है वो काली सिंध और आहू नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ओके, मनोहर थाना, अच्छा इसमें से मैं एक दो आपको जल दुर्ग दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मनोहर थाना जो है वो कालीखाट और परपन के किनारे बसा हुआ है। भैंसरोडगढ़ जो है वो चंबल और बामनी नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, उसके बाद हम बात करें शेरगढ़, शेरवन जो है वो परवन नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये शेरगढ़ दुर्ग जो है परवन नदी के किनारे बसा हुआ है। भैंसरोडगढ़ जो है वो चंबल और बामनी के किनारे। मनोहर थाना दुर्ग जो है वो कालीखाड़ और परवन के किनारे। गागरोन काली सिंध और आहू के किनारे। चित्तौड़ का किला मेसा पठार पर है और इसके तलहटी में बेडच गंभीरी का संगम है।
जालौर दुर्ग जो है वो सुगड़ी नदी के किनारे है। ओके, उसके बाद में हम बात करें प्रमुख नदियों की लंबाई, नदियों की लंबाई भी एक बार लास्ट टाइम जाते हुए देख लीजिए। ओके, चंबल नदी की कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। राजस्थान में कुल कितनी है? प्रॉपर राजस्थान की अगर बात करें, केवल और केवल राजस्थान के अंदर, सीमा को हटा देता हूं, अगर राजस्थान और एमपी की सीमा बना रही है उसे हटा देता हूं, तो 135 जो है वो प्रॉपर राजस्थान के अंदर बहती है, बाकी सीमा भी बनाती है राजस्थान और एमपी के बीच में। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर। माई नदी की लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में 171 किलोमीटर। बाणगंगा की लंबाई 380 किलोमीटर। लूनी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर। बेड़च नदी की लंबाई 190 किलोमीटर। जोजली नदी की लंबाई 150 किलोमीटर। कांतली 100 किलोमीटर। खारी 80 किलोमीटर। लीलड़ी 60 किलोमीटर और कांकने 27 किलोमीटर। ओके, तो ये प्रमुख नदियों की लंबाई है। तो राजस्थान के अंदर बहने वाली सर्वाधिक लंबी जो नदी निकलती है वो अपनी बनास नदी जो बहती है। ओके, अंतर्राज्यीय नदियों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में बहने वाली, दो तीन राज्यों में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? चंबल, माई और घग्गर। चंबल कौन सी में? एमपी राजस्थान यूपी में। माई एमपी राजस्थान गुजरात में। घग्गर हिमाचल पंजाब हरियाणा और राजस्थान। तो ये 4 राज्यों में हो गए। 2 राज्यों में बहने वाली कुल्लू, काली सिंध, पार्वती, आहू, निमाज, रेवा, परवन, अनास, ये ज्यादातर जो है एमपी और राजस्थान में बहती हैं। ओके, राजस्थान गुजरात में बहने वाली नदियां जो हैं ये अपने एमपी और राजस्थान वाली, और राजस्थान गुजरात में बहने वाली लूनी, पश्चिम बनास, सुकली, साबरमती, हथमती और बतरक। राजस्थान यूपी में बहने वाली बाणगंगा और गंभीरी। अब जलप्रपात देख लीजिए। जलप्रपात यानी पानी का ऊपर से नीचे गिरना। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो भैंसोड़गढ़ दुर्ग के पास में चंबल नदी पर बना हुआ है। भीमताल जलप्रपात जो है वो भीमताल स्थान पर बूंदी में मांगली नदी पर बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात मेनाल में है, मेनाल नामक जगह पे और मेनाल नदी पर बना हुआ है। अरना झरना जोधपुर में है। दमोह जलप्रपात बाड़ी में है और दिल जलप्रपात जो है वो काकोर नदी पे बना हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ ज्यादातर चीजें देख ली हैं। अब कुछ एक पॉइंट और जो बचे हुए हैं उनको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एक तो त्रिवेणी संगम का भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे मैंने ये भी डाले हुए हैं, बोल देता हूँ एक बार आपको। बीगोद कस्बा में वहाँ पे बनास, बेड़च और मेनाल मिलती है। राजमहल गांव टोंक में बनास, डाई और खारी मिलती है। रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में बनास, चंबल और सीप मिलती है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो बीगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर धाम। ओके, राजस्थान की नदियों के उपनाम और देख लीजिए लास्ट टाइम चलते चलते। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रोनिता नदी या ताला नदी बोलते हैं इसे। माई बागड़ या कांठल की गंगा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण। जवाई पश्चिम राजस्थान की गंगा। जाखम आदिवासियों की गंगा। लूनी लवणवती। उसके बाद में चंबल कामधेनु, चरणवती और नित्यबाई नदी। बनास बनकी आशा या वशिष्ठी नदी। काकने मसूरदी नदी और उसके बाद में घग्गर इसे मृत नदी। तो ये इनके उपनाम भी हैं, ये लास्ट में आप यहाँ पे कंप्लीटली देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने राजस्थान की नदियाँ देख ली हैं। राजस्थान की नदियां 3 भागों में देखी। आंतरिक प्रवाह वाली अरब सागर की तरफ, बंगाल वाली। आंतरिक प्रवाह वाली घग्गर, कांतली, उसके अलावा सावी, रूपनगढ़, मेंथा, ये नदियां देखी। उसके बाद में हमने देखी अरब सागर वाली। अरब सागर वाली में 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखी। लूनी की सबसे बड़ी सहायक जवाई। उसके बाद में हमने पश्चिम बनास, साबरमती और माही नदी की सोम और जाखम। फिर उसके बाद में बंगाल की साइड वाली देखी हमने, उसमें चंबल नदी सबसे इंपॉर्टेंट थी। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने बनास देखी, बाकी सहायक नदियां बताई थी काली सिंध, पार्वती, ठीक है, बामनी, ये सब बताई थी, मेज। और बनास की भी हमने देखी, बेड़क सहायक नदी, मेनाल सहायक नदी और उसके अलावा डाई, मासी। इस तरीके से ये सारी की सारी जो है वो नदियाँ हमने कंप्लीट कर ली। तो ये काफ़ी बड़ा है बट ज़रूरी है इस तरीके से आपको समझाना, डिटेल में समझाना। अगर मैं इसे आपको लेक्चर के थ्रू क्लास में बैठ के और नोट्स बनाने के लिए पढ़ाता तो ये 4 या 5 घंटे का हो जाता। बट आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे तो सारी चीज़ें मैंने पहले से जमाई हुई हैं। जो फैक्ट होते हैं वो समझाने के नहीं होते हैं, वो मैं फास्ट में बोल देता हूँ, और जो चीज़ समझाने की होती है वो मैं आपको क्लियरिटी के साथ समझाता हूँ। कोशिश ये है कि पूरे राजस्थान में सबसे बेस्ट मटेरियल हमारा रहेगा राजस्थान जीके का, ये श्योर डैम श्योर हूँ। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना राजस्थान की नदियाँ हैं ये लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। इससे रिलेटेड जो ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह आए हैं प्री के और मेंस के
उनका डिस्कशन वीडियो भी मैं अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। तो इसे मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।